क्या लेसन छुपी हुई है आज मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है उसके पीछे। तो इन चीज़ों की इंक्वायरी एक्चुअली को हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो जब माइंड में एक विजन बना देते हैं ना कि आज मेरे साथ जो भी हो रहा है जाना मुझे वहाँ है, तो ऑटोमेटिकली ना आपके अंदर से गाइडेंस आती है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें जो आसानी से आ जाती हैं, हो सकता है उस चीज़ को आपने दिल से चाहा हो। आपका फोकस कहाँ है? अब जैसे कि मैं चाहती हूँ पैसे लेकिन मेरा फोकस डेड पे है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसको फॉलो करेगा? आपके डिजायर को या आपके वाइब्रेशन को? हमेशा जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, जो फील करते हैं वो ज़्यादा मिलता है। देखा जाए तो आप जिस तरह से अपना दिन बिताते हैं वो फॉरगिवनेस पर डिपेंडेंट है। अगर मैं चाहती हूँ ईश्वर मुझे माफ़ करे, तो फिर मुझे भी लोगों को माफ़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं आप वो हैं जो आप खाते हैं और आप वो हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप सच में इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं लेकिन थोड़ा जाकर आप किसी और की मदद कर लो ना, आपको डिवाइन का वो एहसास होगा, वो मिठास मिलेगी जो आपको अब तक लाइफ में कभी नहीं मिली है। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। जब आप एक अच्छा पॉडकास्ट देखते हैं, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखते हैं, तो वो आपको एक किसी इंसान की बायोग्राफी की बुक पढ़ने के बराबर नॉलेज देता है। हमारे इस पॉडकास्ट का पर्पस है कि हर फील्ड के टॉप लेवल के लोगों का नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाना, और इस मिशन को सक्सेस करने में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। सो आगे बढ़ने के पहले भरत एम जैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। एंजॉय द शो। नमस्ते, मैं डॉक्टर करिश्मा आहूजा हूँ और मैं मेटाफिजिक्स की एक टीचर हूँ और मैनिफेस्टेशन, एनर्जी, वाइब्रेशंस में स्पेशलाइज करती हूँ। आज मैं भरत एम जैन जी के साथ हूँ कुछ अनकही बातों पर। वेलकम टू द शो करिश्मा। थैंक यू। कैसे हैं आप? भरत जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा रहा आपका ट्रैवलिंग? बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था। ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपकी स्पेशलिटीज के बारे में। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये है कि इतने सारे प्रोफेशन है, आपने ये मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो चुना है, तो रीजन क्या था? रीज़न एक्चुअली था क्योंकि मुझे अपने ऊपर काम करना था। एक ऐसा दौर आया था 16-17 उम्र के आसपास जब मैं थी, तब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं खुश नहीं हूँ और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थे। और बचपन में शायद इसकी नींव सेट की गई थी क्योंकि बचपन में हेल्थ चैलेंजेस बहुत थे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि आम बच्चों की तरह मैं फ्रीली कहीं घूम नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इन्फेक्शंस को लेकर। और कहीं ना हमारे कॉम्प्लेक्सेस बढ़ जाते हैं जब हम और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल में जाते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं। कई बार उनका इंटेंशन नहीं होता है लेकिन एक कॉम्प्लेक्स घर कर जाती है। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ या शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। देखो मेरे आसपास मेरी बहन, मेरे कजन्स कितने कॉन्फिडेंट है, इतने अच्छे से बात करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सेस ना कभी कभी इंसान के माइंड में इतना प्ले कर सकते हैं कि वो खुशी जो एक बच्चे को होनी चाहिए, और हम जैसे एक यूथफुल एज में आते हैं 16-17 की उम्र में, हमें इतने टेंशन नहीं होने चाहिए। राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी टेंशन है। ऐसा लगता था कि जहाँ भी जाऊँ ऐसा नहीं लोग जज करें, देखो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो उस समय मुझे लगता है मैं शिफ्ट के लिए रेडी थी, क्योंकि एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा समय आया जब मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ऐसा नहीं जीना है, कुछ तो होना चाहिए। तो उस समय सबसे पहली चीज़ जो हुई, मैंने इस बुक को उठाया जिसका नाम था गेम ऑफ लाइफ, और वो एक पहली मेटाफिजिकल टेक्स्ट थी जो मैंने पढ़ी। और तब मुझे मेटाफिजिक्स के बारे में कुछ पता चला, क्योंकि जो ऑथर थी फ्लोरेंस कॉवल्शन, वो एक मेटाफिजिक्स की टीचर थी। तो माइंड की स्टडी पहली बार मैंने समझा कि क्या हो सकता है कि मतलब हमारे अंदर जो हो रहा है ना, वो शायद हमारे रूट में, हमारे घर में बैठे विचारों से शुरू होकर कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंसेस तक थम जाता है। तो माइंड में अंदर क्या हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, उस सब की क्यूरोसिटी जागी कि ऐसा हो सकता है क्या कि शायद मेरे सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग हो जाए अगर मैं अपने माइंड पे काम करूं। तो पहली चीज़ जो ऑथर ने लिखी थी कि आप आज कोई भी डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहे हैं,
याद रखिए ये हमेशा लास्ट नहीं होगा अगर आप अपनी एनर्जी पर काम करना शुरू कर देंगे। तो मैं सर ये एनर्जी है क्या और क्या होता है ये वाइब्रेशन? तो वहाँ से आई थिंक मेरी क्यूरोसिटी जागी और तब मैंने मेटाफिज़िक्स की जर्नी की शुरुआत की। मैंने ज़्यादा बुक्स को पढ़ना शुरू किया। उसके पहले मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी सेल्फ हेल्प पे। तो वहाँ से शुरू की। ऑब्जेक्टिव एक ही था, मुझे बेटर फील करना है। मुझे चाहिए लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे चाहिए कि मैं बेटर फील करूं। और उस समय वज़न काफ़ी था। तो बॉडी वेट एक ऐसी इशू थी जो मुझे हमेशा से चलती आ रही थी। मुझे हमेशा एक टेंडेंसी थी वेट पुट ऑन करने की, और जब भी इमोशनली ना ठीक नहीं फील करती थी वेट पुट ऑन हो जाता। धीरे धीरे करके जब 23-24 साल तक पहुंची, वज़न काफ़ी बढ़ चुका था। तो तब मुझे लगा था कि मुझे वज़न कम करने के लिए अपने ऊपर काम करना है। और तब पहली ब्रेक थ्रू मैंने तब एक्सपीरियंस की जब बिना किसी डाइट के, फोर्स के और ज़्यादा एक्सरसाइज के, सिर्फ अपने माइंड पर काम करके मैंने कुछ महीनों में अपने वज़न को घटा दिया। इट्स ग्रेट। मतलब बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए डाइट वगैरह करते हैं, बट आपने अपने दिमाग पे काम करके। अब सबसे पहले एक्चुअली मेटाफिजिक्स को अगर हम इजी शब्दों में कहें तो मेटाफिजिक्स क्या है? एक्चुअली फिजिक्स जो होती है हम जानते हैं कि वो मैटर की एक स्टडी होती है। अब मेटाफिजिक्स अगर हम थ्योरी के हिसाब से देखें, मेटा यानी ऊपर, बियॉन्ड, फिजिक्स से ज़्यादा ऊपर। तो यानी मेटाफिजिक्स एक इंक्वायरी है कि आप जो देखते हैं उसके पीछे क्या सीक्रेट है। तो कॉज क्या है चीज़ों का, उसकी एक इंक्वायरी होती है मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स जो है ना, टिपिकली हम अपनी एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हैं, ना कि हमने जो पढ़ा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूँ कि ये पानी है, राइट, बट मैं जानती हूँ कि पानी बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो पानी इफेक्ट हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसका कॉज हो गया। तो इस कॉज तक पहुंचने के लिए जो इंक्वायरी होती है वो मेटाफिजिक्स है। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अगर आज मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और मुझे सोल्यूशन ढूंढना है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ऐसा कुछ है मेरे अंदर, क्या मेरी ऊर्जा में है, क्या मेरे कंपन में है, क्या मेरे विचारों में कुछ है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्या चल रहा है, क्या लेसन छुपी हुई है आज मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है उसके पीछे। तो इन चीज़ों की इंक्वायरी एक्चुअली को हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो मेटाफिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी ये दोनों सेम है या देयर इज अ डिफरेंस? एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी देखा जाए तो, अब जैसे कि मैंने कहा कि एक कॉज है और एक इफेक्ट है, मेटाफिजिक्स उसकी इंक्वायरी हो जाती है। साइंस को देखा जाए तो इफेक्ट की जो स्टडी है, यानी जो इफेक्ट बदलते रहता है, उसको हम साइंस बोलते हैं, राइट। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो कॉज है जो कभी नहीं बदलता। तो मेटाफिजिक्स आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाता है, क्योंकि जब आप इंक्वायरी करते हैं आपको महसूस होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या पर्पस है। वो जो मिठास क्या एहसास होता है ना, जो एक्सपीरियंस मिलती है, उसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। राइट। तो आपकी लाइफ में जो आपने कहा कि बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, आप खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी, इन सब से बाहर निकलने में एक्चुअल में मेटाफिजिक्स ने आपकी हेल्प की? जी, क्योंकि क्या था कि मैं चाहते हुए भी ना अपने अंदर की डिवाइन से, ईश्वर से वो कनेक्शन नहीं फील कर पा रही थी। मैं जानती थी कि मुझे उसको खोजना पड़ेगा, उस एहसास को मुझे खोजना है, लेकिन मैं उस पर नहीं पहुंच पा रही थी। क्यों? क्योंकि जब हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी मेमोरीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, इतनी नेगेटिव फीलिंग्स जब आ जाती है ना लाइफ में, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, आप मौन में नहीं बैठ सकते। अगर आपके अंदर गुस्सा है, इरिटेशन है ना, तो आप चाहते हुए भी ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर पाते। वो प्रार्थना में वो फोर्स ही नहीं होता है, वो पावर नहीं होती है, क्योंकि विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास जब डगमगा जाता है, ऐसे लगता है कि हालातों से हम हड़बड़ा रहे हैं, राइट, हमारा नेचर ही चेंज हो रहा है। तो वो अगर थोड़ा सेट कर दें, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अवेयर हो जाएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करूं और मैं अपना मूड कैसे बेटर करूं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब इन पर काम करते हैं ना, तो सेल्फ बिलीफ बढ़ती है, अपने अंदर एक विश्वास जागता है। राइट। वो सेल्फ बिलीफ हमें ईश्वर का एहसास दिलाती है। तो वही मेरे साथ हुआ, वहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट था, जहाँ पे जब मैंने अपने अंदर के वो प्रोग्राम्स को थोड़ा संभालने की कोशिश की, उन पर काम करने की कोशिश की, तब जाके मुझे ज़्यादा क्यूरोसिटी हुई कि नहीं, अभी मुझे अपने स्पिरिचुअल साइड को ज़्यादा टाइम देना है। अभी मुझे समझना है मैं कैसे उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करूँ, कैसे मैं जो भी काम करूँ ना एक प्रेरणा से करूँ। ऐसा नहीं करूँ कि मुझे लगता है ये सही है, मेरे अंदर एक विश्वास होना चाहिए
तो ये मैं कर रही हूँ और मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो उस विश्वास का नाम एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है, वो एहसास का नाम स्पिरिचुअलिटी है। ग्रेट। और ये इसमें जो आपने एनर्जी एंड वाइब्रेशंस कहा है, तो ये एनर्जी एंड वाइब्रेशन कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली हम अगर स्पिरिचुअलिटी को देखें तो हम जो गॉड पावर है, जो डिवाइन है, उसको हम साइंस में एनर्जी कहते हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं हम आए आत्मा से हैं, वापस आत्मा में जाना है। लेकिन हम अगर इसको एनर्जी के तौर पर समझें तो हमारे माइंड को थोड़ा अवेयर ज़्यादा हो जाता है, माइंड अवेयरनेस आ जाती है कि देखिए कि मैं जो भी सोचती हूँ ना, उसका एक इफेक्ट बॉडी में हो रहा है। तो वो थॉट के पीछे हमेशा एक फीलिंग होती है। हम जो भी सोच रहे हैं उसका इम्पैक्ट एक्चुअली बॉडी पे हो रहा है ऐसा। यस, आप खुद नोटिस करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इमीडिएटली एक फीलिंग आती है, राइट। तो वो फीलिंग बॉडी में एक वाइब्रेशन पास करती है। तो थॉट के साथ साथ हमेशा एक फीलिंग होती है, उस फीलिंग को ही हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, आज का दिन एकदम बेकार है, बेसिकली वो आपसे कह रहा है कि मैं एक नेगेटिव वाइब्रेशन में हूँ। ओके। क्योंकि उनके बॉडी पे वो असर पड़ा, तो मूड नीचे गिरता है, आपकी बॉडी जो है ना ज़्यादा टेंस हो जाती है। तो जिस ओर आपकी एनर्जी या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे की तरफ जा रही है, इस शिफ्ट को हम वाइब्रेशन कहते हैं। और जितनी जल्दी ये शिफ्ट हो रहा है, कितना हाई कितना लो जा रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। राइट। तो ये जो मेटाफिजिक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम, कोई कॉमन आदमी है उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आपने बोला कि आपके भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे लाइफ को लेके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें हैं, तो उनको अगर डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो आप जब नेगेटिव फील करते हैं ना, ये मत सोचिए कि नॉर्मल है ये फील करना, यानी स्ट्रेस नॉर्मल है, सबको होता ही है, चलो मूव ऑन करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको सही समय पर पकड़े, जैसे कि अगर आपको गुस्सा है किसी के प्रति, तो ये समझिए कि गुस्से का इफेक्ट आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके लाइफ पे क्या पड़ रहा है, आपके रिश्तों में उसका असर पड़ रहा है, आपके बॉडी और हेल्थ पे पड़ता है। ऐसे कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ, और जब भी मैंने उन्हें फॉरगिवनेस पर काम कराया है, जब भी मैंने उन्हें लेटिंग गो पर काम कराया है, कुछ महीनों में ही उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। इनफैक्ट कई बार तो सीरियस मेडिकल कंडीशंस में भी फ़ायदा हुआ है, पैसे आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी आने लगती है, और वो खुद हैरान हो जाते हैं। इतना सब इफेक्ट करता है? इतना इफेक्ट हो सकता है कि आप फॉरगिवनेस और लेटिंग गो पे काम करें। तो प्रैक्टिकली मेटाफिजिक्स को अप्लाई करना है तो ये समझिए, अपने आप के साथ थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए, यानी कि आप कैसा फील कर रहे हैं और आप कैसा फील करना चाहते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे गुस्सा फील हो रहा है, या मुझे किसी के लिए कड़वाहट है, नफरत है, तो ये समझिए कि ये आगे जाकर आपकी गोल्स की ब्लॉक करने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है, माइंड में रहे, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या चाहिए। मुझे शांति चाहिए, मुझे फुलफिलमेंट चाहिए लाइफ में, मुझे ये एहसास चाहिए कि मैं सफल हूँ। तो वहाँ जाना है, तो वहाँ एक डेस्टिनेशन बन जाता है। आप जैसे जीपीएस में एक डेस्टिनेशन डालते हैं, मैप निकल आती है कि यहाँ पर जाना है, तो हमारा क्लियर हो जाता है। तो जब माइंड में एक विजन बना देते हैं ना कि आज मेरे साथ जो भी हो रहा है, जाना मुझे वहाँ है, तो ऑटोमेटिकली ना आपके अंदर से गाइडेंस आती है। एक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही कॉपी करता है जो आप बार बार सोचते हैं। तो अगर मैं कॉन्शियसली ट्राई करूँ कि मैं अपने विजन को बनाऊँ, मैं ये सोचूं कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसे फील करना चाहती हूँ, कहाँ जाना चाहती हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो उसको कॉपी करता है। स्पेशली जब आप रात को सोते हैं, आपने दिन में क्या शब्द यूज़ किए, आपने क्या बोला, आपने किसी के साथ क्या व्यवहार किया, आपने कौन से कर्म किए, ये सब चीज़ें जो है वो रात को दोहराता है। ओहो, मतलब जितनी भी चीज़ें हम सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड वो सब चीज़ें पे वर्क करता है। जी, और इसीलिए कई बार होता ये है कि सुबह जब उठते हैं कभी कभी अच्छा नहीं फील होता, क्योंकि रात को बहुत सारे मेमोरीज रिप्ले हो अंदर रिप्ले होते हैं। राइट राइट राइट। तो ये कनेक्टेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? जी, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी यूनिवर्सल ऊर्जा कह सकते हैं, एक लॉ है, एक सिस्टम है बेसिकली, जो समझा रही है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्यों कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें इतना चाहते हुए भी नहीं आती हैं। ओके, राइट, नहीं आती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसकी एक्चुअली एक स्टडी है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब अगर कोई समझ जाए कि एग्जैक्टली क्यों कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो इंसान बेटर वर्क कर सकता है। तो क्यों नहीं आती है, क्यों आती है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो और अपने लाइफ में खुद ऑब्जर्व करें, तो कभी कभी कुछ चीज़ें जो आसानी से आ जाती हैं
हो सकता है उस चीज़ को आपने दिल से चाहा हो, उस चीज़ के को लेकर आपकी पैशन बहुत हो, आप में वो जुनून हो, और वो है ना, उसके लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ी आपको। यानी आपके अंदर वो बहुत उत्साह था कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। तो वो उत्साह है ना, आपसे कर्म कराती है, आपसे एक्शन करवाती है, और अंदर ही अंदर एक प्रेरणा मिलती है आपको कि मुझे यहाँ जाना है, ये करना है। कभी कभी चीज़ें जो नहीं आती हैं उस वजह से नहीं आ रही हैं क्योंकि हम चाहते तो वो हैं लेकिन फोकस गलत है। अब जैसे कि कोई पैसा चाहता है लेकिन हर वक्त बात कर रहा है कर्ज की, इतने इतने पैसे चुकाने हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली दैट कि मैं पैसे की बात कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मेरे पास पैसा आ जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं पैरेलली दूसरी बातें बहुत करता हूँ, तो करेक्ट, उसका आपका इफेक्ट। फोकस कहाँ है? अब जैसे कि मैं चाहती हूँ पैसे लेकिन मेरा फोकस डेट पे है। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करे लेकिन मन ही मन हमेशा कंप्लेन कर रही हूँ कि ये तो कुछ नहीं करता है मेरे लिए, इनको तो मेरी कदर ही नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसको फॉलो करेगा? आपके डिजायर को या आपके वाइब्रेशन को? वाइब्रेशंस को। वाइब्रेशन को, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो वाइब्रेशन सबसे पहली लॉ है, उसी को फॉलो करता है अट्रैक्शन। राइट। वाइब्रेशन को पकड़ के ही आपके लाइफ में कुछ लाता है। इसीलिए हमेशा जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, जो फील करते हैं वो ज्यादा मिलता है। तो क्या मिसकंसेप्शन है? क्योंकि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आता है, वो बोलते हैं अब हम वैसी ही बातें करेंगे, वैसे ही सोचेंगे और वैसा होना चाहिए, तो फिर भी नहीं होता है। तो क्या मिसकंसेप्शंस होता है एक्चुअली? लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग समझते हैं कि सबसे पहले तो इंस्टेंट रिजल्ट आने चाहिए, मतलब मैंने सोचा और आज हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं अपने वजन पर काम कर रही थी, शायद 25 किलो तुरंत कम हो जाते, अच्छा बहुत लगता, लेकिन उसका क्या असर पड़ता मेरे शरीर पे। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ग्रेजुअली होना ज़रूरी है। आज क्या हो गया है, आज हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर आपके घर में वो चीज़ों की डिलीवरी हो जाती है। तो लोगों का माइंडसेट ही हो गया है कि मुझे तुरंत चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए, एकदम Fast इमीडिएटली चाहिए। चाहिए। और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी फास्ट होनी चाहिए, मतलब मुझे सब कुछ जल्दी मिल जाए, ब्रह्म ज्ञान भी जल्दी मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। तो मिसकंसेप्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पहले ये है कि आपको शायद काम नहीं करना पड़े और वो चीज़ हो जाए। अट्रैक्शन के लिए भी काम करना पड़ता है, एक्शन तो लेना पड़ेगा। 101%। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो चाहते हैं कि ये सब बाहर निकले और हम कुछ पॉजिटिव बातें ही करें, बट नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक ऐसे केस में अपने आप के साथ धैर्य से काम करना पड़ेगा। और नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है जो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं उस पर? तो सबसे पहले तो देखिए कि क्या आप एक्शन अवॉइड कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं। दूसरी तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है। ज़्यादातर देखा जाए तो एक इंसान है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। हो सकता है रिश्ते से आप नाराज़ हैं, किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं की, उसके वजह से आप नाराज़ हैं। इनफैक्ट जब भी कोई पेन के साथ आता है और मुझे कहता है कि डॉक्टर मुझे इस पेन को निकालना है, मुझे आर्थराइटिस है, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, नहीं होता है, मैं उनसे हमेशा ये पूछती हूँ कि सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि कौन है जो माइंड में आपको तकलीफ दे रहा है। आपके माइंड में कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? कौन है जिसको आपको माफ़ करना है और आपने नहीं किया है? क्योंकि जब वो इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, फॉरगिवनेस पर काम करना शुरू कर देते हैं, अंदर ही अंदर ना, क्योंकि आप वही हैं। आप देखा जाए तो ईश्वर क्या है। कुछ साल पहले एक योगी मिले थे जिन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, जो डिविनिटी का एहसास है, वो एक्चुअली लव की एक स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ लव है, और साइंस है स्प्लिट ऑफ लव। ओके। तो स्पिरिचुअलिटी आपको लोगों से जुड़ाता है और ये स्प्लिट करता है, दूर करता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि वो अलग है और मैं अलग हूँ, बॉडी में उसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं खुश रहूँ और वो इंसान गलत है। तो अगर उसके लिए थॉट्स थोड़ी गलत हो जाते हैं, तो भले ही उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन क्योंकि आपने इस गलती को अपने अंदर इतने समय तक रखा है कि ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक करता है, मतलब ये आपको हार्म कर रहा है बेसिकली। हार्म कर रहा है। और लोग है ना ये भूल जाते हैं कि सिर्फ हेल्थ पर है इसका असर नहीं पड़ता। जैसे लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर अभी तो मैं हेल्दी हूँ, बट उसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं इसको क्यों माफ़ करूँ। वो ये नहीं समझते हैं कि हेल्थ पर तो असर पड़ेगा धीरे धीरे करके, लेकिन आप कोई चीज़ को सच पूरे दिल से चाहते हैं ना, वहाँ पे भी रुकावटें आ जाती है। ओहो, इतना वर्क करता है स्ट्रांगली, इतना वर्क कर सकता है। तो फॉरगिवनेस के बारे में तो मैंने आपका सुना है, आपने बहुत स्ट्रांगली वर्क किया है। फॉरगिवनेस का क्या इम्पैक्ट है एक्चुअली लाइफ पे?
देखा जाए तो आप जिस तरह से अपना दिन बिताते हैं वो फॉरगिवनेस पर डिपेंडेंट है। ओहो। अब जैसे कि आप किस तरह लोगों से बात करते हैं, नोटिस कीजिए, अगर आप किसी के साथ, आपके माइंड में कुछ घृणा है, किसी के लिए कोई गुस्सा है, तो आप अपनों के साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, उसका इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट आएगा। तो आपके रिश्तों में उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। और देखा जाए तो जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, उतार चढ़ाव होगा ये रिश्ते में, तो आप सामने वाले की गलतियों को कैसे लेते हैं वो उस पर निर्भर करता है कि आप कितनी इजीली फॉरगिव कर सकते हैं। क्या आप ग्रजेस रखते हैं, रिजेंटमेंट रखते हैं, तो आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ सबसे पहले आपके रिश्तों पर असर पड़ता है। आप काम भी करते हैं तो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन होती है ना, वो हर जगह है। आप कहीं पे भी जाएं, लोग तो आपके आसपास होने वाले हैं, तो उनसे आप कैसे व्यवहार करते हैं, उनसे आप क्या निकालते हैं। हर इंसान के अंदर एक क्षमता है, या तो आपको बहुत अच्छा देगा या तो उसकी बुराई आपके सामने निकलेगी। राइट। आप क्या निकाल रहे हैं उस इंसान से, आपको वो पोटेंशियल है, तो आपके माइंड में, आपके हृदय में अगर थोड़ा फॉरगिवनेस की एनर्जी है तो आप है ना उनसे भी अच्छा निकालेंगे। राइट। बट लोग कहते हैं कि अभी इस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं इसको कैसे माफ़ करूं, मैं भगवान तो नहीं है जो इसको माफ़ कर दूं, तो मैं तो इसको माफ़ नहीं करूंगा। क्योंकि वो एक लेवल आता है जब आप सबको माफ़ कर सकते, तो वो लेवल पर पहुंचे कैसे? जी, एक्चुअली मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत ग्रजेस हैं और उस वजह से वेट कम नहीं हो रहा था। और दूसरी चीज़ ये थी कि खुशी भी नहीं है, अंदरूनी खुशी नहीं है। बट मैंने अपने आप को ये चीज़ बोलना शुरू कर दिया कि अगर मैं चाहती हूँ ईश्वर मुझे माफ़ करे, जो मैं चाहती हूँ हर बार माफ़ करे, तो फिर मुझे भी लोगों को माफ़ करना चाहिए। दूसरी चीज़, जब मैंने फॉरगिव करना शुरू किया ये सोचकर कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखते हैं क्या होता है, तब मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे ईश्वर का ज़्यादा एहसास होने लगा। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ, ट्राई कीजिए फॉरगिव करना, देखिए आपको फील कैसे होता है। और ज़्यादातर ये कहकर वापस आते हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे भगवान का एहसास हुआ। ओहो। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे पहली बार वो शांति महसूस हुई जिसको ना हम संस्कृत में कहते हैं प्रशांति, तो वो एहसास हुआ। और क्योंकि हम बने ही हैं फॉरगिव करने के लिए, जब मैंने इस टॉपिक पर थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा काम किया, कुछ पढ़ा, समझा, मुझे ये एहसास हुआ कि शायद हमने फॉरगिव नहीं किया है, तभी तो हम दोबारा आए हैं। कुछ तो ऐसा है जो लेट गो नहीं किया है। अगर सब कुछ लेट गो कर दिया होता तो शायद यहाँ वापस नहीं आते। तो अगर इसके बारे में सोचेंगे तो हमने जन्म भी शायद इसीलिए लिया है क्योंकि हमने लेट गो करना पूरी तरह पिछली बार नहीं सीखा, तो ये बार वापस सीखने की, इसीलिए इसको सीखने आए हैं। आप जो फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट है ना, हमारे जैनिज्म में उसको मिच्छामी दुक्कड़म का एक जी कॉन्सेप्ट जी है, जी, सही। जो साल के एंड में जो हमारा प्रतिक्रमण होता है उसके बाद हम बोलते हैं। तो हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांगली है कि आपने किसी के साथ में भी कुछ भी गलत किया है, गलत सोचा है, तो आप तहे दिल से उसको मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं, मतलब आप माफ़ करते हो, आप सब चीज़ों से बाहर निकलते हो। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट के पीछे के रीजंस बहुत स्ट्रांग है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और एक जर्नी है, आप चालू करते हैं ना तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता इसको फॉरगिव, मैं उनसे यही कहती हूँ आप ईश्वर से कहिए आपके थ्रू फॉरगिव कर ले। लेकिन एक कुछ बहुत सारे लोगों में एक ब्लॉक्स तो रहते हैं, कॉमन ब्लॉक्स फॉरगिव नहीं करने के। तो वो कॉमन ब्लॉक्स क्या रहते हैं? आप तो इतने सारे लोगों को हैंडल करते हो, टैकल करते हो, क्या ब्लॉक्स आते हैं जिसमें वो फॉरगिव नहीं कर पाते हैं? सबसे पहले उन्हें लगता है मैं फॉरगिव कर लूँ तो ईश्वर उन्हें माफ़ कर देगा, और उनकी बुराई को मैंने सही कर दिया तो मैं क्यों फॉरगिव करूँ, मैं फॉरगिव कर दूंगी तो ईश्वर उन्हें पनिश कैसे करेगा। ओके। तो वो सबसे पहले नंबर 1 ब्लॉकेज होती है। और इसी ब्लॉकेज को दूर करने के लिए मैं उनसे कहती हूँ आप समझिए कि फॉरगिवनेस ना आप दूसरे के लिए नहीं करें। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि मैं उस इंसान की गलती को हामी भर रही हूँ या कह रही हूँ उन्होंने सही किया या जाने दो उन्होंने किया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जब किसी के लिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, आप उनको अपने अंदर रख रहे हैं। राइट, मतलब आप अपने आप को हार्म कर रहे हो। सो फॉरगिव करना इस बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले के लिए कुछ अच्छा करना है इसके लिए कर रहे हो। आपकी बॉडी, आपके वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी को आपको अच्छा करना है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता किसी और को। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसको लगता है आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो वो जो है आपके गुस्से को आपके अगेंस्ट ही रखेगा। राइट। तो अगर मैं किसी को कोस रही हूँ तो इसकी कर्स किसको लग रही है, क्योंकि वाइब्रेशन तो मेरे अंदर हो रही है।
वाइब्रेशन तो मेरी चेंज हो रही है। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि आप जब फॉरगिव करते हैं ना, तो आप उस एनर्जी साइकिल को बंद कर रहे हैं। जैसे कि एक पैटर्न चलता है, लोग हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको नीचा दिखाते हैं, लोग आपको चीट कर रहे हैं, क्योंकि पहली दूसरी बार आपने उस इंसान को माफ नहीं किया। शायद अपने को भी माफ नहीं करते हैं आप, हो सकता है कि आप अपने लिए भी नेगेटिव भावनाएं रख रहे हैं। तो अगर आप माफ नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी साइकिल को एक्टिव रख रहे हैं आपके वाइब्रेशन में। तो आपके साथ बार बार एक पैटर्न के तौर पे सेम चीज हो रही है। ओके, राइट। ये समझ लीजिए कि आपने अपना कर्मा किया फॉरगिव करके, यानी आप ये कह रही हैं कि मैंने अपने अंदर से उस एनर्जी को निकाला, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ईश्वर को देती हूँ। ये जो दुर्भावना है ना, उसके लिए उसने मेरे साथ क्या किया, चीट किया, मेरे पैसे ले लिए, लेकिन मेरे से कोई कुछ भी नहीं छीन सकता। ईश्वर है देने वाला, इसने छीना किसी और रूप में जरूर मिलेगा। और मैंने देखा है जब जब मैंने अपने जीवन में विश्वास रखा कि इसके वजह से ये छूट गया मेरा, तो ईश्वर ने किसी न किसी रूप में जरूर दिया है। दैट इज तो आई बिलीव 101%, मतलब उससे ज्यादा ही मिलता है, उससे ज्यादा ही मिलता है। सही कह रहे हैं आप। तो वो एक अवेयरनेस आ जाती है जब आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। हाँ, मतलब सिंपल है कि अगर लाइफ में आपको थोड़ा सा भी आगे बढ़ना है तो एटलीस्ट फॉरगिव वाली मेंटेलिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और जैसे जैसे आप माफ़ करते हो, आगे बढ़ते जाते हो, तो चीज़ें बदलती जाती है। अपने अंतरात्मा जो हमारी वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती जाती है। जी बिल्कुल सही। तो फॉरगिव वाला स्टेप किसी भी आदमी को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। ग्रेट। दूसरा वो है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। एक्चुअली क्या फ़र्क है ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में? इस कॉन्शियस माइंड से आज मैं जैसे यहाँ बैठी हूँ, मैं चीज़ों को समझती हूँ, चीज़ों को एनालाइज करती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ, अपने 5 सेंसेस को यूज़ कर रही हूँ। 5 सेंसेस कौन से? अब जैसे कि आप देख रहे हैं, आप सूंघते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, आप टच करते हैं, ये सब कॉन्शियस में आ गया। ये सब आपके कॉन्शियस में आ गया। अब आप जो भी आपने 5 सेंसेस से 5 सेंसेस से अंदर लेते हैं, बेसिकली आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, राइट? आपकी परसेप्शन बन रही है। आपने कोई टच किया, आपको कुछ फील हुआ, वो फीलिंग अंदर गई, वो फीलिंग जो है ना एनर्जी के तौर पे आपके अंदर बस जाती है। इसीलिए कभी किसी ने एक बार भी लाइफ में एक बैड टच एक्सपीरियंस किया है, किसी ने उनको गलत तरीके से हाथ लगाया है, उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है उस चीज का, राइट? लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो यानी आप जो भी चीजें अपने सेंसेस से लेते हैं वो कहाँ जाके बस जाती है एनर्जी के तौर पर? आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और सबकॉन्शियस माइंड जो है ना सिर्फ लेना जानता है, निकालना नहीं जानता। तो अगर मुझे एक नेगेटिव एक्सपीरियंस मिली, लॉजिकली देखा जाए तो मुझे उस एक्सपीरियंस को नहीं रखना चाहिए, मेरे लिए अच्छा नहीं है वो, लेकिन क्यों लेट गो नहीं कर पाते? सबकॉन्शियस माइंड निकालना नहीं जानता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को एक्टिव रखिए, क्योंकि आप जितना समझते हैं, जितना आप अपने आप से जुड़ेंगे, उतना ही क्या होगा, आपकी विल पावर बढ़ती है, आपकी पर्सनल पावर बढ़ती है, आपकी एनर्जी शुद्ध होती है। और जब एनर्जी शुद्ध कंटिन्यूसली होती है, यानी आप अच्छे थॉट्स रखते हैं, अच्छे चीज़ों को सुनते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, अंदर जाते हैं अपने, ये नहीं सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और मैं उसके साथ ऐसा कर दूँ, वो थॉट जाता ही नहीं है वहाँ पे। आप सोचो कि मैं अपने ऊपर काम करूँ, अपने गोल्स अचीव करूँ। ऐसी थॉट प्रोसेस में होता ये है कि ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन बेटर हो जाती है, राइट? और फिर आपके लाइफ का हर एरिया जो है ना उसका वो रस लेगा, उसको वो ब्लिस मिलेगी, वो आनंद मिलेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड तक अगर हमको कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में जो है या हमारे मन में विचार है उस तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएं? बात कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि बच्चा अगर बिगड़ चुका है या बच्चे को अगर मदद की ज़रूरत है, तो माँ बाप बैठेंगे, कहेंगे बेटा देखो ऐसा नहीं है, हमें ये नहीं करना है, बच्चे को समझाइए। सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह, इसलिए हम उसको इनर चाइल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि 6-7 साल की उम्र तक जब तक आप पहुंचते हैं, आपका अवचेतन मन पूरी तरह डेवलप हो चुका है, right. यानी उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब इस इन्फॉर्मेशन के तौर पे वो अपना जीवन जीता है। तो आपको दूसरों को देखने का नजरिया जो है वो तो बचपन में सेट हो चुका है, राइट? तो अभी आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि देखो ये गलत है, इस फीलिंग को हमें नहीं रखना है। मैंने खुद देखा, जब मैंने अपने साथ बात करना शुरू किया, स्पेशली जब मैं दिन में 2 बार करती, सुबह जब बात करती, क्योंकि खुद सुबह के साथ बात करते थे, खुद के साथ, जैसे कि मैं आंखें बंद करके सबसे पहले अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करती, थोड़ा रिलैक्सेशन फील होता तो सेल्फ टॉक चालू करती, जैसे कि
ये नहीं रखना है, इसको लेट गो करना है, कर सकते हैं इसको हम लेट गो। मैं अपने आप से कहती प्लीज़ लेट गो, क्यों रखना, छोड़ दो इस चीज़ को। और अपने आप को एक अच्छा थॉट देती, जैसे कि नहीं, लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ईश्वर है अंदर, करेंगे। मैं ये काम क्यों नहीं करूँ, मेरे अंदर है काबिलियत, मैं कैपेबल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो देखिए, आप जब अच्छे वाक्य अपने आप को देते हैं, अच्छे स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स भी तो अंदर जा रही है 100%। और धीरे धीरे करके क्या होता है, जब आप एक नेगेटिव थॉट को रिवर्स करते हैं, जैसे कि मेरे अंदर हो सकता है बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हों, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि किस चीज़ के लिए मुझे मदद चाहिए, इतने सारे थॉट्स घूमते हैं। तो चुनिए आपके अंदर ऐसे कौन से थॉट्स ज़्यादा आते हैं। जैसे कि एक थॉट है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, ज़्यादा आता है। या आपके अंदर एक गुस्सा है कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया, हमेशा मेरे साथ गलत होते हैं, मैं बहुत अनलकी हूँ। पकड़िए इन थॉट्स को, इनको रिवर्स कीजिए, मैं लकी हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मैं बहुत लकी हूँ। मतलब हम अगर ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है एक्चुअल में, क्योंकि आप जो बोलते हैं उसका भी एक वाइब्रेशन पास होता है। आप जो कह रहे हैं, सोच रहे हैं, उसकी एक एनर्जी शिफ्ट तो कॉज होती है। खाली इतना याद रखना है कि अगर किसी चीज़ को सच में लाना है लाइफ में, जैसे कि और अच्छाई लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है, उसको आपको लगातार बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 50 बार बोलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे समय है दिन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह जब उठता है इंसान, मतलब पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट टाइम है, जिस टाइम बोलते हैं तो इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे कौन कौन से टाइम है? सुबह हो गया, सुबह जब आप उठते हैं, थोड़ा हम स्लीपी होते हैं, तो वो ना, जैसे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि अल्फा स्टेट जिसको बोलते हैं, कि आपकी ब्रेन की बीटिंग ना नॉर्मल डे टू डे से थोड़ी कम होती है सुबह के समय। 7 से 14 साइकिल पर सेकंड पर आपका ब्रेन बीट कर रहा है। आपका हार्ट भी ज़्यादा, उसकी बीटिंग जो है ना थोड़ी और रिदमिक है, यानी आप इतने स्ट्रेस में नहीं होते सुबह सुबह, जो आप स्पेशली जब उठते हैं, जस्ट उठ रहे हैं आप, राइट। तो उस समय जब आप पूरी तरह से भी नहीं जागे हैं, लेकिन आपको एहसास है कि सुबह हो चुकी है, उस समय ही अपने आप को कुछ अच्छे थॉट्स देना शुरू कर दीजिए। ओके। रात के समय भी, रात के समय क्योंकि इंसान थका हुआ होता है, हो सकता है उसका माइंड इतना एक्टिव नहीं है, ब्रेन इतना एक्टिव नहीं है जितना दिन भर था, तो वो समय भी कुछ अच्छे थॉट्स अपने आप को दीजिए। राइट। इससे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, मतलब टाइमिंग का भी, जब आप बहुत एक मेसी होते हो उसकी बजाय जब आप सोने की टाइम और उठने की टाइम करते हो, तो इम्पैक्ट से आता है। अब देखा जाए तो अगर सपोजिंग आप बहुत बिजी हैं और मैं उस समय आपसे बात करना चाहती हूँ, हाँ, तो मेरा दिमाग मल्टीपल नहीं जगह पे चलेगा रहेगा और मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि आपने ठीक से समझा। राइट। ट्रू। तो जिस तरीके से आपने बोला है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस राइट टाइम पे दीजिए, वैसा फुल डे में कोई ऐसे पर्टिकुलर 3-4 वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड्स, जिसको यूज करने से लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं? मैंने तो एक चीज़ का बहुत प्रैक्टिस किया था और उससे मुझे बहुत फ़र्क लगा, ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है। मैं अपने आप को हमेशा ये थॉट देती। दूसरी चीज़ तो एक अच्छे पॉजिटिव वर्ड को पकड़ के चलिए। अब जैसे कि कोई चुनता है ना कि लकी वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा दिन में यूज़ कीजिए। अपनी नेगेटिव थॉट को पकड़ के उसके ऊपर एक वर्ड बनाइए। अब जैसे कि कोई है ना हमेशा इस थॉट से गुजरता है कि मैं सपोर्टेड नहीं हूँ, तो सपोर्ट वर्ड ज़्यादा यूज़ कीजिए। ग्रेट। ब्यूटीफुल वर्ड ज़्यादा यूज़ कीजिए, जिसमें आपकी हर इंसान को पता है मेरी कंपन किन वर्ड से बेटर हो जाती है। अब जैसे कि किसी को प्रशंसा चाहिए तो आप भी लोगों को प्रेज कीजिए। राइट। तो कहीं ना कहीं वर्ड्स में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए जो आपके मूड को बेटर बनाए। राइट। वो वर्ड्स ज़्यादा बेटर हैं। रेडीमेड वर्ड, जैसे कि अगर सपोजिंग मेरे लिए ब्यूटीफुल बहुत अच्छे से काम करता है, सुंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, किसी और के लिए शायद कुछ और शब्द हो। राइट। आपको कौन से वर्ड्स सुनना अच्छा लगता है, उन वर्ड्स को अपने डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। और हाँ, बहुत ज़रूरी है कि जब आपको नेगेटिविटी ज़्यादा लगती है ना, अभी सपोजिंग आपने अच्छा वर्ड यूज़ किया, जैसे कि थैंक यू ज़्यादा बोला, हर बार किसी को देखा, मुस्कुराए, बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको अच्छा फील हुआ, लेकिन सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया, तो उस नेगेटिविटी को भी ईश्वर को दे देना चाहिए, अपने डिवाइन को दे दीजिए। कहिए कि देखिए मैंने तो बेस्ट ट्राई किया अपना, अब ये जो इस इंसान के लिए मुझे फील हो रहा है ना, गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें देती हूँ। तो वो एटीट्यूड से क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि अब ईश्वर की जिम्मेदारी है। राइट। हम उससे बाहर निकल गए। या और जैसे कि आपके अंदर ना एक फ्रेंड बन जाता है, एक पार्टनर है, आपका डिवाइन पार्टनर है जो हैंडल कर रहा है आपके लिए। क्योंकि ऐसा होगा, आप अच्छा करोगे, कोई ना कोई कुछ बुरा बोलेगा, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है। जब तक कि आपकी वाइब्रेशन स्टेबल नहीं हो जाती है ना,
कुछ ना कुछ ऐसा होगा राइट जो आपको थोड़ा नीचे गिराए, आपका मूड बिगड़ जाए। तो ये समझिए कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में चालू करें अपनी जर्नी। ऐसा नहीं है कि पूरी स्मूथ जर्नी रहने वाली है, परफेक्ट नहीं होगा। बट जब कोई ऐसा कर रहा है, हमारे बारे में गलत बोल रहा है, तो हम ईश्वर को एक बार के लिए बोल देते हैं। बट प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग्स है वो कम्प्लीटली बहुत सारा नेगेटिव है। तो उस सराउंडिंग को से या तो बाहर कैसे निकले या उसको टैकल कैसे करें? सबसे पहले तो अगर फिजिकल हार्म हो रहा है आपको, तो आपको निकलना चाहिए बाहर, जब तक कि, क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट तो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप को बचाना, सेफ रखना, तो प्लीज़ कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आपकी भी कहीं ना फिजिकल कहीं की जगह मेंटल ज्यादा होता है, नेगेटिविटी जी। फैमिलीज में हो, फ्रेंड्स जी। में हो, सराउंडिंग्स में हो। जी, होता ये है कि अगर आप एनर्जी के साइंस को समझें, तो कहीं ना कहीं अगर आपको दिखता है नेगेटिविटी, तो आपके अंदर भी तो होगी, तभी आपने पहचाना। तो इसको थियोरेटिकली ना देखें, क्योंकि लोग ऐसे कहते हैं ये तो थ्योरी हो गई कि मेरे अंदर है, अब मैं इसका क्या करूं। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, आप नोटिस करो जिस दिन आप बेटर फील कर रहे हैं ना, उस दिन सामने वाला आपको कम परेशान करेगा। राइट, दिस इज ट्रू। माँ बाप भी देखेंगे बच्चों के साथ, जिस दिन माँ का मेंटल हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, उस दिन बच्चा और रोएगा और परेशान करेगा, उस दिन वो खाना नहीं खाएगा, उस दिन वो टैंट्रम्स और थ्रो करेगा। जिस दिन माँ शांत है, वो अच्छा फील कर रही है ना, बच्चा अच्छे से सोएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए कि आपकी एनर्जी का भी क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है, माता पिता बच्चों के बीच में होगा, ब्रदर सिस्टर के बीच में भी हो, आपके घर में कोई भी हो, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, उन पर उसका प्रभाव सबसे पहले तो होता है। दूसरा तो हमें एक टेंडेंसी है कि हम अगर कोई गलत कर रहा है ना, या कोई नेगेटिव है, हम उसको बार बार कहते हैं तुम इतने नेगेटिव हो, तुम इतने नेगेटिव हो, तुम इतने नेगेटिव हो। इंसान सुधरना भी चाहेगा तो नहीं सुधर पाएगा। राइट, बिकॉज आप करते ही जा रहा, अब उसको वो समझ में ही नहीं आ रहा कि और मुझे प्रभाव पड़ रहा है। तो आप दो चीजें कर सकते हैं। एक तो आप उनके साथ आपका जो व्यवहार है, ये नोटिस कीजिए कि अगर आप थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, जैसे कि हर बार ना आप वो ग्रज के साथ उनके सामने मत जाइए। सुबह उन्होंने क्या किया ना, छोड़ दीजिए उसको, उनको अच्छे से बोलिए, अच्छे से बुलाइए खाने के लिए, 5 मिनट अच्छे से बात कीजिए, उनके माइंड पर अच्छा प्रभाव पड़ता। तो आप भी थोड़ा लेट गो करना सीखिए, नंबर 1। दूसरा तो उनके लिए प्रे कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हम जब उनके लिए प्रे करते हैं ना, तो हम उन्हें पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। ओहो, मतलब आप अगर किसी और के बारे में भी अच्छा सोचते या प्रे करते हैं तो उनके ऊपर वो इम्पैक्ट आता है। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं जब मेरे स्टूडेंट्स ने कहा है कि मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं। मैं उनसे ये कहती हूँ कि बॉस को अच्छी एनर्जी भेजो। ऐसा नहीं है कि आपको उनके सामने उनसे कुछ अच्छा कहना पड़ेगा। आप अपने घर में बैठे रहिए, रात को सोने के पहले ये सोचिए कि आप उनसे कह रही हैं कि थैंक यू, मैं आपको ब्लेस करती हूँ, मैं आपको अच्छी एनर्जी भेजती हूँ। अब ऑब्वियसली उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जब आप ये समझेंगे ना कि आप जो कह रहे हैं उसका अच्छा प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जा रहा है, सबकॉन्शियस को लग रहा है आप अपने को ब्लेसिंग दे रहे हैं, राइट। तो फिर करने में क्या हर्ज है, अपने आप को ही ब्लेसिंग दे रहे हैं। जो भी किसी और को बेचते हैं आपको सबसे पहले लगती है। तो जब आप उनको इस लाइट में देखते हैं, उनको थोड़ा फॉरगिव भी करते हैं और उनको अच्छी एनर्जी भेजते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। वो खुद देखते हैं, कुछ समय बाद वो आके बोलते हैं कि डॉक्टर वो तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, या डॉक्टर वो तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूँ, अपने काम से काम रख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है, जब लोग दूसरों को ब्लेस करते हैं उनमें बहुत चेंज आती है। वो कहते हैं कि डॉक्टर मेरा गुस्सा तो काफ़ी कम हो गया है, इनफैक्ट मम्मी घर पे कह रही है कि तुम क्या कर रही हो, शांत हो गई हो तुम काफ़ी। तो वो इस वजह से ज़्यादा खुश हैं कि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और जब अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, तो बाहर बड़ी से बड़ी मुसीबत आए ना, आप डगमगाएंगे नहीं, आप हिलेंगे नहीं, आप एक और डट के खड़े रहेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे। मतलब हमारी थॉट्स सिर्फ विदाउट एनी एक्टिविटी, हमारी थॉट्स, हमारी सोच, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन इतना स्ट्रांगली काम करती है कि दैट कैन चेंज आवर लाइफ। इट कैन चेंज आवर लाइफ। सिर्फ हमारी सोचने की, जो नेगेटिविटी की जगह सिर्फ पॉजिटिव टॉक से इतनी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। इसीलिए हमारे ग्रंथ में, हमारे शास्त्र भी कहते हैं आप अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, सत्संग कीजिए, क्योंकि आपको उसका असर पड़ता है। और बचपन में सही समय है एक्चुअली इसकी फाउंडेशन सेट। लोगों को लगता है कि मैं रिटायर करूँगा तो स्पिरिचुअल हो जाऊँगा, भगवान को याद करूँगा, लेकिन उस समय तक शायद आपकी हेल्थ इतनी बिगड़ जाए कि आप नहीं कर सकते।
इंसान जब पेन में है ना, वो क्या क्या भगवान से प्रेयर भी नहीं निकलेगी आपकी। और अगर वो करेगा तो भी फिजिकली करने की ट्राई करेगा, मेंटली इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसकी जो नींव है वो बचपन में से, और मैंने देखा है जो बच्चे जो है ना बचपन से ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं स्पिरिचुअल साइड से, कि वो मौन में बैठना सीखते हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ों पर अपनी एनर्जी रखते हैं, जैसे कि वैल्यू जो होती है ट्रूथ की, सत्य की, शांति की, प्रेम की, अहिंसा की, ये जो नींव सेट की जाती है बचपन में, बच्चों को ये मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं। आजकल तो बहुत तरीके हैं, आप स्टोरी टेलिंग फॉर्म में उनको सिखाइए, आप उनको मेडिटेशन भी फन करा सकते तो हैं। मतलब किसी पेरेंट्स को अगर पर्टिकुलर अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशंस कुछ देनी होगी तो ऐसे कुछ 3 अफर्मेशंस है जो वो डेली अपने बच्चों को दे तो उनकी लाइफ बेटर हो सकती है। जी, सबसे पहले तो सेल्फ बिलीफ बच्चे में डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चे कहाँ पे ज़्यादा मार खा जाते हैं, उनकी बिलीफ इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, नर्वस हो जाते हैं। तो रोज़ अगर आप अपने बच्चे को ये एक थॉट कहने को बोलें अपने आप को कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, मैं अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लाने के लिए योग्य हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, ऐसे थॉट्स अगर बच्चा अपने आप को देगा ना तो ज़रूर आगे जाके सफल होगा। और थोड़ा मौन में बिठाना सिखाइए बच्चों को। मैं तो हमेशा समझती हूँ कि 5 साल अच्छी उम्र है चालू करने की। 5 साल 5 मिनट, 6 साल का बच्चा 6 मिनट, उसको साइलेंस में बैठना सिखाइए, और आप उनके साथ बैठिए। Right. खुद से कैसे बैठेंगे आप, माँ बाप को उनके साथ बैठना है। और ग्रैटिट्यूड की वैल्यू सिखाना। अब जैसे कि बच्चा अगर शांत बैठा है तो बच्चे को कुछ तो एक्टिविटी देनी पड़ेगी करने के लिए। राइट। तो थोड़ा आप उसको बोलिए, देखिए हम माइंड में 1 से 10 तक की काउंटिंग करते हैं, 10 हो जाता है तो दोबारा काउंटिंग शुरू कीजिए, ऐसे 2 मिनट तक हम सिर्फ माइंड में काउंटिंग। तो बच्चा कॉन्सेंट्रेशन सीख रहा है। राइट राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन के बाद ही कॉन्टेम्पलेशन आता है। चिंतन तो तब आएगी जब वो कॉन्सेंट्रेट करना सीखेगा। और जब ना बच्चा भी वो साइलेंस की डेप्थ को महसूस करता है ना, वो अपना स्ट्रेस रिलीज करेगा। तब बच्चे को अच्छा थॉट दो कि आज कुछ अच्छा हुआ ना, उसके लिए थैंक यू जरूर बोलना गॉड को। तो बच्चा क्या सीखेगा, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना सीखेगा। हो सकता है उसके दिन में 3 चीज़ें बुरी गई, लेकिन आपने उसको बुरा का इंकरेज नहीं किया। आपने क्या कहा, आज जो अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को शुरू से देने, तभी वो चीज़ों को वैल्यू करते हैं। और है ना, ग्रैटिट्यूड उनको अपने आप से जुड़े रखता है। राइट। मतलब बच्चे को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो हैव टू फोकस, एक तो सेल्फ बिलीव होना चाहिए उनके अंदर, दूसरा उनको मौन कंसंट्रेशन के लिए, एंड तीसरा ग्रेटिट्यूड। अगर ये 3 चीज़ें देते हैं तो बहुत डिफरेंस आ सकता है। मैंने देखा है बच्चे कभी डिप्रेस्ड नहीं होंगे। हाँ, बच्चे कभी डिप्रेस नहीं होता है। अगर उनको साइलेंट सिटिंग आप शुरू से ही करवाओ ना और ग्रैटिट्यूड की नींव सेट कर दो बचपन में, वो कभी डिप्रेस्ड नहीं होंगे। बट ये तो आपने कहा कि बच्चे को ऐसे करवाना चाहिए। कई बार पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि समझो बच्चे नहीं सुनते हैं, तो बच्चे को अगर वो सो रहा है तो उस टाइम ऐसी कुछ अफर्मेशंस देनी चाहिए कि जिससे उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, तो वो क्या दे सकते हैं? स्पेशली जब बच्चा सो रहा है, क्योंकि उस समय उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है और वो मना नहीं कर सकता है आपको। तो आपको जो थॉट देना है आप उसको दीजिए। आप शायद अपने कमरे में हो, वो अपने कमरे में हो, फिर भी अच्छे थॉट्स दीजिए। सिंपल थॉट्स हैं, जैसे कि अगर बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है या बच्चा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा है, बैक आंसर कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो कहिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतना ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, इतने मैच्योर बन रहे हो, इतने रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। ऐसा बोलिए कि बच्चा ऑलरेडी ये हो रहा है, ये कर रहा है। ये मत बोलिए बच्चे को कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरह से बोलिए जैसे आप आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चेंज आ गई है। तो इस तरीके से जो बच्चे को कहते हैं ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड भी ना रिजेक्ट नहीं करेगा। अब देखिए, आप किसी को भी बोलिए तुम क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं सुनते हो, वो नहीं सुनेंगे। आपने ऑलरेडी बोल दिया उनको आप नहीं सुन रहे हैं, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड भी ना एक स्टेप बैकवर्ड ले लेता है। तो बच्चे को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, तो सबसे पहले तो बच्चे के बारे में अच्छा सोचिए। आप उसको बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारे लिए, अपने लाइफ में तुम्हारी वजह से हमें लाइफ में कितनी सारी खुशियाँ आई हैं, तुम हमारे परिवार को ना कंप्लीट करते हो। राइट। मतलब अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो भी हमको उसको सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन पहुंचानी है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। और जो चीज़ खटक रही है बच्चे की, उसको पॉजिटिव वे में बोले, जैसे कि तुम दिन ब दिन इतने जिम्मेदार होते जा रहे हो, राइट। तुम कितने अच्छे से खाना खाते हो, तुम कितने अच्छे से व्यवहार कर रहे हो, तुम अपने पढ़ाई में कितना फोकस कर रहे हो,
वो एनर्जी बहुत काम करती है। बहुत काम करती है। अगेन वो करने का समय भी जब बच्चा सो रहा है ना तब कीजिए, सबसे बेस्ट टाइम होता है। सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उनका एक बास्केट की तरह है, पूरी तरह से खुला है, आप जो डालेंगे वो अंदर जाएगा। और स्पेशली ना कभी कभी माँ बाप उस चीज़ पे बैठ जाते हैं कि उसको ये करना चाहिए, मेरे बच्चे को ये बनना चाहिए। आप अपने बच्चे को रोज़ाना सिर्फ आई लव यू भी बोलेंगे, माइंड में ब्लेस यू भी बोलेंगे ना, देखिए बच्चे के व्यवहार में कितना बदलाव आता है। 1 महीना करके देखिए। इनफैक्ट ये एक स्टोरी, थोड़ी फनी स्टोरी है मेरे क्लाइंट की। उनका बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता था। वो कहते थे कि डॉक्टर ये जब से टीनेजर बना है इसने हमारे नाक में दम करके रखा है, ये सबको परेशान करता है, घर में चीज़ें फेंकता है, ये करता है, वो करता है। मैंने उनसे कहा आप उनको रात को जब वो सो जाए ना, सिर्फ इतना बोलो माइंड में अपने कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको बहुत ब्लेस करता हूँ, थैंक यू, आई लव यू और आई ब्लेस यू, इसको बोलते रहिए। 30-40 दिन में उन्होंने कहा कि बच्चे में बहुत फ़र्क आ गया डॉक्टर, बहुत फ़र्क आ गया है, वो सुनता, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने लगा है, वो हमारे साथ डिनर करने लगा है, जो कि कभी नहीं बैठता था हमारे साथ। तो पेरेंट आके मुझे कहते हैं फादर क्या मैं इसे मैथ्स सिखा सकता हूँ क्या, मैं इधर बैठे बैठे कमरे में उसे मैथ्स भी सिखाऊं। तो वो थोड़ी फनी एंगल हो गया। मैंने उनको लगा कि इतना फ़र्क पड़ रहा है इसमें, तो अभी मैं उसको पढ़ाई भी अपने नींद में ही कराऊं उसके, बट बहुत फ़र्क पड़ जाता है 30-40 दिन में। का इतना सारा बहुत बहुत लोगों को आज की डेट में मैंने देखा है डिप्रेशंस के बहुत इश्यूज हैं बहुत सारे लोगों को। तो डिप्रेशंस के जो इश्यूज से ये अफर्मेशन या मेटाफिजिक्स के थ्रू कैसे बाहर आ सकते हैं? सबसे पहले तो डिप्रेशन है तो आप ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं इतना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इतना विश्वास नहीं है। राइट। तो एक चीज़ जो हर कोई कर सकता है वो है कि आप वाटर एलिमेंट जैसे कि पानी हो जाता है, क्योंकि हम पानी पीते हैं, हर कोई पीता है। पानी जो आप पीता है आपका खून बनता है, जिस तरह से आपका खून बनता है उस तरह से आपकी ब्रेन नरिश होती है। राइट। जिस तरह से ब्रेन नरिश होती है उस तरह से आपकी थॉट्स आते हैं, जिस तरह से थॉट्स उस तरह से आपकी फीलिंग। राइट। जो फीलिंग होगी आप वही काम करोगे। तो अगर आपको अपनी फीलिंग्स, क्योंकि डिप्रेशन में फीलिंग्स एक बड़ी प्रॉब्लम है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, राइट। तो अगर आपको इस फीलिंग के नेगेटिव साइकिल से निकलना है तो वाटर की पावर को यूज़ कीजिए, वाटर को ब्लेस करके सबसे पहले पीजिए। और अगर कोई इतना नहीं कर सकता खुद के लिए तो मैं उनसे 2 चीज़ें रेकमेंड करती हूँ। एक तो आप अच्छे वर्ड्स की लेबल्स अपने बॉटल्स पे डाल दीजिए, जैसे कि थैंक यू हो गया, ग्रैटिट्यूड का हो गया, जैसे कि लव हो गया, बहुत पॉजिटिव वर्ड्स हैं। मतलब पानी की बोतल पर डाल दीजिए। हाँ, आप एक लेबल चिपका दीजिए, उस पर ये पॉजिटिव वर्ड्स डालिए, तो इंसान पीता रहेगा पानी, अच्छी एनर्जी जाती उसके अंदर चलती जाएगी। ओके, मतलब अगर आप पानी को एक थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड करके अगर पीते हो तो वो बहुत फॉर्म में बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करके आपकी थॉट्स में रिफ्लेक्ट होता है। करेक्ट। तो वो एक सिंपल चीज़ है, परिवार वाले भी उनके लिए कर सकते, क्योंकि कई बार इंसान खुद मेरे पास आने के इतने काबिल नहीं है, वो नहीं करना चाहते हैं या रेडी नहीं है, नहीं कर पाते, तो फैमिली मेम्बर्स आते हैं। राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर को हेल्प करने के लिए, और बहुत अच्छा प्रभाव करके देखें, 3-4 महीना करके देखें, बहुत फ़र्क पड़ा। दूसरा तो पानी को आप एनर्जाइज भी कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर माँ अपने बच्चे के लिए करना चाहे या पति पत्नी एक दूसरे के लिए करना चाहे तो अपने हाथों को रगड़िए, इस तरह से आप है ना एनर्जी फील करेंगे अपने अंदर। तो अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिव करते हो, नोटिस कीजिए जब आप अपने हाथों को रब कर रहे हैं ना, आप थॉटलेस हैं। हाँ, आपके अंदर कोई भी थॉट नहीं आ रही है, कोई तो विचार नहीं। एक्चुअली आप शून्य में, जीरो स्टेट में है, जो बहुत पावरफुल है। और ऐसे में आप जिसको भी हाथ लगाते हैं, पानी को भी हाथ लगाया, ग्लास को हाथ लगाया, पॉजिटिव एनर्जी जाती है। तो इस तरह से ग्लास को या उनके बॉटल को हाथ लगाइए और कुछ अच्छा बोलिए, जैसे कि मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, तुम्हारे साथ सब अच्छा होता है, ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम अच्छा फील कर रहे हो, तुम पॉजिटिव फील कर रहे हो, ऐसा कहकर आप उन्हें और उनके रूम में बॉटल दीजिए या उनको पानी पीने को बोलिए। वो एनर्जी पूरी वहां पर ट्रांसफर हो जाती है और वो काम करती है। जी बिल्कुल। और इसमें तो पानी को लेकर तो बहुत सारी रिसर्च हुई है। हाँ ट्रू। लास्ट मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें उन्होंने रिसर्च के बारे में बताया था कि जब आप थैंकफुल करके पानी पीते हो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये एक चीज़ है जो करके शुरू कर सकते हैं। दूसरा तो पानी को आप धूप में रखिए, थोड़ा सन चार्ज्ड वाटर पीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ओहो राइट। तो जब पानी में धूप आती है, सन की पावर आती है, वो पानी पीते हैं तो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा तो अगर इंसान डिप्रेस्ड है
तो अच्छा अगर कुछ पढ़ सकता है रोज़ाना कुछ, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखिए डिप्रेस्ड वो इसीलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि रास्ता ही नहीं निकल पाएगा मेरे लिए। राइट, ट्रू। कुछ अच्छा पढ़ेंगे, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आ जाते हैं ना, अच्छे बुक्स हैं, कुछ अच्छा पढ़िए। मैं तो कहूँगी देखने के साथ साथ अच्छा तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आजकल तो पॉडकास्ट है, यूट्यूब है, वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन कोई एक दिशा में जाइए। राइट, अब जैसे कि आप 15-20 लोगों को सुनेंगे, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाओगे जाएगा। वापस। वेरी तो ट्रू। अगर आपका कोई एक इंसान है, एक कोच है, एक गुरु है, उसको फॉलो कीजिए, उसको मत छोड़िए, और वो जो कह रहे हैं ना आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्पेशली एक बुक हो गई, अगर कोई इंसान बुक पढ़ना शुरू करता है, रोजाना 2 से 3 बुक्स भी पढ़ता है, पेजेस भी पढ़ता है बुक्स की, बहुत फर्क पड़ जाता है। और स्पेशली माइंड और एनर्जी और माइंड पावर के ऊपर बुक्स पढ़िए, आपको विश्वास होगा कि हाँ ये हो सकता है, मैं क्यों गिव अप करूं, हो सकता है। डिवाइन एनर्जी की कमी को हम मेटाफिजिक्स में कहते हैं डिप्रेशन। राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अगर विश्वास जगाना है तो आप ईश्वर से किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्ट कीजिए। मतलब डिवाइन एनर्जी अगर अंदर पुट ऑन होगी तो आप डिप्रेशन से ऑटोमेटिकली बाहर आ जी, जाओ। लेटर लिखिए भगवान को। अगर आप मौन में नहीं बैठ सकते हैं, जो काफ़ी हद तक ठीक है, कई लोग नहीं बैठ सकते, अगर वो स्टेट में है ना, उनके थॉट्स अलाउ नहीं करते हैं, और उनकी बात भी सही है, उनका माइंड ही नहीं रेडी है, तो कैसे बैठेंगे साइलेंस, मेडिटेट कैसे करेंगे? लेटर लिखिए भगवान को, देखिए कितना हल्का होता है। उस लेटर को ना आप अपने कबर्ड में, अपने सेफ में रखिए। मैंने ऐसे किया था, मैंने एक रात जब मैं बहुत परेशान थी, मैंने लेटर लिखा था, और उस लेटर में मैंने अपने दिल की सारी बात की थी भगवान से। वो कहते हैं जब आप ईश्वर को इस तरह से देखते हैं कि वो सच में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैंने इस तरह से लेटर लिखा था कि वो आपको सुन रहे हैं, कि वो आपको पढ़ सुन रहे रहे हैं। हैं। तो मैंने देखा कि कुछ दिनों में मुझे बेटर तो फील होने लगा, लेकिन एक एक करके प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लगी। ओहो। तो आई थिंक वो एक मोमेंट की बात है, जब आपका विश्वास उस लेवल पे हो जाता है, जब आपको लगता है ना ईश्वर दूर नहीं है, यही है, वो जब एहसास जाग जाता है तो आपके अंदर की वो पावर आपके लिए जरूर काम करेगी। और वो जिसको हम ईश्वर बोलो या कुछ भी बोलो, एनर्जी बोलो, सब काम करना चालू करती हैं। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक ऐसा दौर था जब मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी, और मैंने एक चीज से बहुत फर्क महसूस किया। जब आप खुद ठीक नहीं है इतने, आप थोड़े डिप्रेस्ड हैं, पर आप थोड़ा वॉलंटियरिंग करते हैं, जाइए थोड़ा ओल्ड एज होम में जाइए, ऑर्फनेजेस में जाइए, वॉलंटियरिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कपड़े भेजिए या आप पैसे भेजिए, आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। ओके। आप ऐसा करके देखिए, आपके पर्सपेक्टिव ही लाइफ की चेंज हो जाएगी। राइट। मतलब इन टर्म्स ऑफ ये बोल सकते हैं कि जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारी तकलीफें हैं, उनके साथ में आप कुछ टाइम स्पेंड करो तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कि हम करते थे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पेपर पढ़ना, उनको हेल्प करना, चलना, उनको रेडी करना, उनके साथ बातें करना। बिकॉज देखिए आप कहीं होम्स में जाएं तो हम जब उनसे पूछते हैं कि क्या हेल्प चाहिए, कहते हैं हेल्प तो बहुत आ रही है हमको, लेकिन इनको एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे, ये अकेला फील करते हैं। तो अगर आप आए अपने ग्रुप के साथ बैठे, इनके साथ थोड़ा बातें करें, इनके साथ कभी हाउसी खेलें, कभी उनको कोई पिक्चर दिखा दे, साथ में बैठे, तो ये जब चीज़ें आप करते हैं ना, तो आप नोटिस फील करते हैं कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। राइट। तो आप ऑटोमेटिकली उससे बाहर आना भी शुरू हो जाते हैं। और एक पर्पस मिलता है आपको लाइफ में। क्योंकि मैं हमेशा ये मेंटेन करती हूँ, कहना मैंने बहुत बार कहा भी है, फॉरगिव करने के लिए आप आए हैं और देने के लिए आप आए हैं। तो ये दो चीज़ें इतना बैलेंस बना देती है लाइफ में। एंड सच में कुछ महीनों में मैंने ये देखा कि मुझे एक पर्पस मिल गया लाइफ में, एक मीनिंग आ गई लाइफ की। तो वो एक चीज़ है, अगर आप सच में इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जाकर आप किसी और की मदद कर लो ना, आपको डिवाइन का वो एहसास होगा, वो मिठास मिलेगी जो आपको अब तक लाइफ में कभी नहीं मिली है। ये तो मैं टोटली बिलीव करता हूँ कि जो खुशी देने में और माफ़ करने में है, वो लेने में और गुस्सा करने में तो डेफिनेटली नहीं। जी जी, बिल्कुल सही है। इंसान चेंज फील करेगा अपने अंदर। तो जैसे आपने डिप्रेशंस का कहा, वैसे बहुत सारे लोगों को एक और प्रॉब्लम है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, एक्सट्रीम। अगर उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है तो कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले तो जिस समय गुस्सा आ रहा है उस समय थोड़ा संयम बनाए रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुस्से में मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हाथ उठ जाते हैं, चीज़ें लोग तोड़ना शुरू करते। थोड़ा बाहर आ जाइए सिचुएशन से, घर से थोड़ा निकल जाइए। अगर निकल सकते हैं तो 5-10 मिनट के लिए निकल जाइए, नीचे जाइए, कंपाउंड में घूमिए, आसपास वॉक के लिए निकल जाइए।
ऐसा करेंगे ना तो आप नोटिस करोगे कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सबसे पहले तो वो करके देखिए, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी, आईना लीजिए, आईने को देखिए, आप जब गुस्से में हैं आप कैसे लग रहे हैं। उस टाइम तो आईना बहुत फोड़ देना, बुरा। बंदा आईना फोड़ देगा। क्योंकि जब मैंने इस प्रैक्टिस को शुरू किया ना, एक्चुअली मुझे अपने लिए दया आने लगी क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ। राइट। एक अलग सी फीलिंग आई, ऐसा आया कि मुझे अपने लिए नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ अपने लिए। क्या है जीवन, ये क्या है जिंदगी जीने का तरीका ये। नहीं, ये तो एक फैक्ट है, क्योंकि कई बार है ना, जैसे मेरी वाइफ को गुस्सा आता है ना, तो मैं उसको कहता हूँ 1 मिनट रुक, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। तो जैसे ही करता हूँ तो एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं कम्प्लीटली। जी जी। तो आई थिंक एक तो आईना जो है ना, सच में जैसे कहते हैं ना, आपके सोल से आपसे कनेक्ट कराता है, बट आपको एहसास होता है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं जब आप गुस्से में हैं। दूसरी चीज़ तो कुछ ठंडा, जैसे कि कुछ कूल वाटर पीजिए उस समय। तो ये मैं क्या कह रही हूँ आपको कि उस समय, ताकि सिचुएशन कंट्रोल के बाहर नहीं चले जाना, ये चीज़ें थोड़ा ट्राई कीजिए। निकल जाइए सिचुएशन से, आईने के सामने 1-2 मिनट के लिए बैठिए और आप देखिए आपकी थॉट प्रोसेस कहाँ जा रही है। तीसरी चीज़, अगर उस समय कुछ पानी है आपके आसपास, थोड़ा पानी पीजिए, पानी को ब्लेस करके पीजिए। ये याद रखेंगे और सुबह से ही पानी को ब्लेस करना चालू करेंगे ना, तो जब समय आएगा ना, जब आपको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत ट्रिगर हो गए, आपकी ट्रिगर उस हद तक कभी नहीं जाएगी जो आप नहीं लेके जाना चाहते। तो वो तो उस समय भी पानी को ब्लेस करके पीजिए। एज सिंपल एज हाथों को रगड़िए और पानी के ग्लास को हाथ लगाइए और बोलिए आई ब्लेस यू 2-3 बार और पानी को पी लीजिए। बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे काम करना है गुस्से के ऊपर, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गुस्सा दिला रही है, वो सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड कीजिए। मतलब कोई आपको करेक्ट कर रहा है तब आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आप डिफेंसिव हो जाते हो, आपकी ईगो को हर्ट होता है। क्यों गुस्सा सबसे पहले आता क्यों है आपको? मतलब गुस्से के कारण को समझिए कि भी बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है, बिजनेस में गुस्सा आ रहा है, या किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं और उस समय आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें शायद एक सबक है कि आपको जो भी बोलना है, अगर आपको चेंज लानी है, आप अच्छे से बोलो। भले 10,000 बार आपको बोलना पड़े, लेकिन आप अगर अच्छे से बोलोगे ना, सामने वाला आपके पॉइंट को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब नॉर्मली लोग हमसे क्या कहते हैं, मेरे साथ ऐसे बात मत करो, जाओ, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। तो जो बात मेरी सही थी वो उसने नहीं ली, लेकिन मैंने जिस तरह से बात की उसको पकड़े हुए बैठा गया। राइट। तो बेसिकली आप जिस तरह से बात करते हैं, अगर उस पर थोड़ा संयम बनाने की कोशिश करेंगे, और उसका भी एक तरीका है, दिन में अच्छे वर्ड्स ज़्यादा बोलना यूज़ कीजिए। अगर आप वर्ड्स को अच्छा रखेंगे, जैसे कि आजकल कैजुअली लोग यूज़ करते हैं, थकान, हेट बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आई हेट यू, ऐसे लग रहा है कि वो मस्ती में बोल रहे हैं, लेकिन वो यूज़ कर रहे हैं। या ये तो बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये फालतू है। ये सारे वर्ड्स अगर आप अपनी वोकैबुलरी से निकालेंगे, अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे और अपने टोन, पिच पर ध्यान रखिए कि एक लेवल के ऊपर मेरी पिच नहीं जानी चाहिए। राइट, मतलब आप क्या कहते हो उससे भी ज़्यादा आप कैसे कहते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसी कम चीज़ें हैं जिनसे मैं नहीं गुजरी, गुस्सा भी उनमें से एक था। राइट। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप इमोशंस को सप्रेस ज़्यादा करते हैं तो एंगर जब निकलता है ना, बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। जैसे मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाती थी, तो जब गुस्सा निकलता बहुत ज़्यादा निकलता। तो जब मैंने वर्ड्स पर काम किया, इनफैक्ट मैंने जब अपनी किताब लिखी हीलिंग पावर ऑफ वर्ड्स, मैंने इसीलिए लिखी क्योंकि मैं अपने लिए कुछ एक्सपेरिमेंट तैयार करना चाहती थी कि अगर मैं 9-10 दिन अपने लिए कुछ करूं वर्ड्स को लेकर तो क्या है, वो क्या फ़र्क पड़ता है। और जब मैंने वो बुक लिखी, मैंने उस बुक को ऑब्वियसली पहले अपने लिए अप्लाई करना शुरू किया। उस बुक को एक्चुअली पब्लिश करने का ख्याल भी नहीं था, मैंने अपने लिए लिखा था एक्चुअली, क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई बड़ी बुक ना हो, छोटी बुक हो जो मैं पढूं और मुझे पता है कि आज के दिन मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। राइट। तो वो जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ, मैंने ये देखा कि मेरा गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया और मैं अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो वो लेवल पर क्यों नहीं जा रहा है जहाँ पे मैं अचानक से वो निकल रहा है। और जब आप किसी को कुछ भी समझाते हैं, आप जिस तरह से बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामने वाला ना भले उस समय आपकी बात नहीं माने, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात को सुन रहा है, उस पर उसका असर धीरे धीरे करके पड़ता है। वेरी गुड। मतलब पॉजिटिव चीज़ें जितनी बातें करते हैं, पूरा का पूरा गेम एक्चुअली ये उसमें ही। अभी हम लोगों ने डिप्रेशंस के बारे में बात की, गुस्से के बारे में बात की, बच्चों के बारे में बात की।
मैंने एक और चीज़ देखी है, आप गर्भ संस्कार के बारे में भी बहुत सारी बातें करते हो, तो जो बच्चा एक्चुअली अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, जो पेट में ही है, तो उसको हम कैसे संस्कार दें? एक्चुअली गर्भवती महिला को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हम तो जानते हैं कि बच्चे का शरीर तो बन रहा है, लेकिन आपके थॉट्स बच्चे की पर्सनैलिटी बना रहे हैं, बच्चे की एटीट्यूड भी काफ़ी हद तक आपसे आ रही है। तो अगर आपको बच्चे को अच्छे संस्कार देने, सबसे पहले वो संस्कार क्या है, आपको कौन से संस्कार देने हैं बच्चों को? जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शांत हो, आपका बच्चा हंसमुख हो, आपका बच्चा कैपेबल हो, योग्य हो, होशियार हो, तो आप इन चीज़ों की एक सूची बनाइए, ओके। एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि वैसे भी ना आप इन चीज़ों में अपना ध्यान रखेंगे प्रेगनेंसी के टाइम, तो अच्छा आपको भी अच्छा फील होता है, आपको अपने बच्चे से कनेक्शन भी फील होता है। बिकॉज कई माएँ जो है ना, वो जब बच्चा पैदा भी होता है, क्योंकि उनके बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, कभी कभी वो कनेक्शन नहीं फील कर पाते अपने बच्चे के साथ। तो ऐसा ना हो, इस वजह से जब बच्चा आपके गर्भ में ही है, तभी ही उस गर्भस्थ शिशु को आप अच्छे संस्कार, उनके साथ कनेक्शन बनाना शुरू कीजिए। एक लिस्ट बनाइए, आपको कौन से क्वालिटीज़ अपने बच्चे में देखने हैं, और एक स्टेटमेंट में उसको डालिए, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ कि मेरा बच्चा खुश है, सुखी है, उज्जवल है, तेजस्वी है, बुद्धिमान है, संस्कारी है। और एक चीज़ करना मत भूलिए, प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि आपका बच्चा जो है ना, वो भगवान का भक्त हो, क्योंकि अगर वो भक्त होगा तो वो अपने ऊपर कभी गिव अप नहीं करेगा, उसमें आत्मविश्वास रहेगा, और ऐसा बच्चा ना बड़ी से बड़ी मुसीबत पार करके भी आएगा और अपने जीवन में सफल भी होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है उससे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें भक्ति हो उसमें आत्मविश्वास है, और जिसमें आत्मविश्वास है वो बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी पार कर सकते हैं। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी अगर पेट में ही बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देती है, तो उसकी लाइफ एक अलग लेवल पे पहुंच सकती है। जी। और अगेन टाइमिंग, आप सुबह उठते हैं, कई बार ना महिलाएं भी, क्योंकि उनके इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कभी कभी वो है ना ज़्यादा रेस्टलेस रहती हैं, और कभी कभी उनका मन शांत नहीं होता है, कभी कभी तकलीफ भी होती है उठने बैठने में। तो सुबह बिस्तर से निकलने के पहले ही आप थोड़ा बैठिए, स्पेशली जब हम सीधे बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, तो क्या होता है, हम जो थॉट रख रहे हैं, जैसे कि वो थॉट रख रहे हैं कि मैं और मेरा बच्चा तंदुरुस्त हैं, हम सुखी हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारे परिवार में इतनी सारी खुशियाँ आई हैं, ऐसे ऐसे अच्छे थॉट्स जब बोलती हैं, तो ये थॉट जो है ना उनके स्पाइन से, उनकी रीढ़ की हड्डी से सीधे ऊपर आकर उनके सिर तक आती है। तो हम ये मानते हैं कि मेडिटेशन में भी होता ही है कि आपकी थॉट ना धीरे 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 करके नीचे से ऊपर तक आती है और वो रिलीज होती है। तो आपकी थॉट्स में ज़्यादा पावर आ जाता है जब आप रिलैक्स्ड होती हैं, क्योंकि आपकी ब्रेन और हार्ट की बीटिंग एक अच्छे लेवल पे है। राइट। तो ये सुबह सुबह जब वो सीधे बैठकर करते हैं, बहुत अच्छा, उनको भी अच्छा फील होता है, और इसका इम्पैक्ट भी अच्छा, बच्चे पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये करना शुरू कीजिए, और इन जनरल खाने पीने में संयम बनाए रखिए, और आप जिस तरह से जितना व्यवहार अच्छा करते खाना हैं, खाते हैं उस टाइम, जितनी व्यवस्थित, उतना इम्पैक्ट भी क्योंकि बॉडी पे देखिए आता है। हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं, आप वो हैं जो आप खाते हैं, राइट। और आप वो हैं जो आप सोचते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। घर का माहौल भी अच्छा हो, उसके लिए महिला भी कोशिश, अब देखिए मैं समझती हूँ महिलाएं मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड नेगेटिव हैं, या मेरे सास ससुर बहुत नेगेटिव हैं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। आप ये समझिए कि खुशी जो है ना, आपको अंदर से निकालनी है। आप जो भी खुशी चाहते हैं ना, वो एक्चुअली अंदर से निकलेगी। सामने वाला जैसा भी हो, अगर प्रैक्टिकली आपको बेटर फील करना है ना, आप कुछ रिचुअल्स चालू कीजिए, आप मौन में बैठना शुरू कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में स्माइल कीजिए। चाहे आपका मन हो ना हो, ये सोचे ना बच्चे को ब्लेसिंग मिल रही है, तो जब वो ये करना शुरू करते हैं ना, एक हमेशा पॉजिटिव फीडबैक के साथ वापस आते हैं। टोटा हस्बैंड भी थोड़े शांत हो गए, टोटा सास भी थोड़ी बेटर हो गई है, क्या हुआ चेंज? कुछ नहीं, जो आपने सिर्फ अपने तो देखिए आपकी एनर्जी से ना आप दूसरे से भी बिहेवियर निकालते हैं। तो ये जब आप गर्भवती हैं और गर्भस्थ शिशु को अच्छा फील कराने के लिए कॉन्शियसली और करेंगे, लेडीज करेंगे, तो डेफिनेटली इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वर्ड्स भी, आप अच्छे शब्द बोलिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, थोड़ा ना
एक प्रेग्नेंट लेडी को अपना थोड़ा रिचुअल सेट करना, 3-4 चीज़ें, ज़्यादा नहीं, 3-4 चीज़ें, जैसे कि सुबह उठकर मौन में बैठना, अच्छे थॉट्स देना, लिख सकती हैं वो दिन में कभी भी उनको टाइम हो कि मेरा बच्चा खुश है, सुखी है, स्वस्थ बच्चे के है। बारे में पॉजिटिव लिखना शुरू कर। 1-2 स्टेटमेंट चुनिए, 50 स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं, 1-2 चीज़ें जिनमें आपने लिखा है स्पष्ट तरीके से कि ये संस्कार मेरे बच्चे में है। और जितना हो सके बच्चे से कनेक्ट कीजिए, स्माइल करके बच्चे से बातें कीजिए। और लोगों ने आपको परेशान किया ना, माफ़ कीजिए। माफ़ी अगर आप प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे जाके। आपका बच्चा भी आसानी से माफ़ नहीं करेगा। तो बच्चे को अगर आपको सिखाना है ना, फॉरगिव कीजिए और अपने आप को बोलिए मैं फॉरगिव करने को तैयार हूँ। और अगर बहुत मुश्किल हो जाता है तो बोलिए भगवान तुम मेरे थ्रू फॉरगिव कर लो, मुझे इस एनर्जी को नहीं रखना है। कीजिए, कोशिश कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी खुद की एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं एक चीज़ हमेशा अपने आप को बोलती कि मेरा बच्चा रात भर बहुत अच्छे से सोता है। 1-1.5 महीने का बच्चा था मेरा, वो रात भर सोने लगा। इस हद तक कि जब हम डॉक्टर के पास गए उसके वैक्सीनेशन के लिए, उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, 1-1.5 महीने का बच्चा थोड़ी पूरी रात सोता है, उसको तो उठना चाहिए फीडिंग के लिए, तुम उसको उठाओ। लेकिन ये फ़र्क पड़ता है जब आप एक पॉजिटिव थॉट देते हैं, बच्चा उसको कॉपी करता है। राइट, मतलब आप जब प्रेग्नेंट थे तब आप अफर्मेशन देते थे कि भाई मेरा बच्चा रात को आराम से सोता है। जी, क्योंकि सबसे पहले यही डर था, अरे बच्चा आ जाएगा तो सोने नहीं मिलेगा। तो देखिए ये तो ऑफकोर्स छोटी सी चीज़ है, लेकिन कई बार बच्चे में वो सारे गुण आ जाते हैं जो माएँ अपने आप को बार बार दोहराती हैं कि ये मेरे बच्चे में आए। अच्छी चीज़ें ज़रूर आती हैं बच्चे में। ट्रू। मैंने बहुत सारे कॉमन जो है प्रॉब्लम्स वो आपसे शेयर किए। एक और कॉमन इश्यूज फाइनेंस इश्यूज बहुत सारे लोगों को रहते हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसकी सॉल्यूशंस के लिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट फोकस करें तो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर सब कुछ एनर्जी से आता है तो पैसा भी आएगा। आफ्टर ऑल पैसा भी एनर्जी है, यानी उसकी भी एक वाइब्रेशन होती है। तो अपनी मनी वाइब्रेशन पहले चेक कीजिए, आपकी थॉट्स मनी को लेकर क्या है। अब जैसे कि ज़्यादातर जिसको पैसा आसानी से नहीं आता है ना, उसके अंदर एक थॉट है कि पैसे को लेकर मैं लगी नहीं हूँ, या मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं आता, इतनी एजुकेशन भी नहीं है, कहाँ से आएंगे पैसे। किसी को लगता है कि ज़्यादा पैसे अच्छे नहीं हैं। कभी कभी ऐसा लगता है उनको कि कि पैसों की मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पैसे तो शुरू से ही नहीं आते हैं, मतलब ये तो हमारे फैमिली की प्रॉब्लम है, या पैसे नहीं मिलते हैं ज़्यादा। तो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव बिलीफ है जो पैसे को रोक रही है। या तो उनको लगता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ, या मुझे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, मुझे तो कोई नहीं है फैमिली में जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। अपनी मनी बिलीफ को पहचानिए, क्योंकि वो आपकी मनी वाइब्रेशन बनाता है। गुड न्यूज़ ये है कि जिस तरह से घर की एक ब्लूप्रिंट होती है, पहले नक्शा बनता है, राइट, उस प्रकार से आपकी मनी रिजल्ट भी एक नक्शे से आ रही है, आपकी थॉट से आ रही है, आपकी फीलिंग से आ रही है। उस फीलिंग को पहचानिए और उसको चेंज करने के लिए ऑपोजिट थॉट लिखिए, जैसे कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है। एक बड़ी प्रॉब्लम जो हर किसी को नॉर्मली मैंने देखा है पैसों को लेकर है, उन्हें लगता है कि मुझे बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, यानी जब तक कि स्ट्रगल नहीं हो तब तक के पैसे नहीं आएंगे। हमेशा सही नहीं है, मिसकंसेप्शन है कई। आजकल क्या होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से इतना फ़ायदा हुआ है, आज इंसान घर बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं आप अपने जॉब के प्रति सिंसियर नहीं हो, लेकिन ये इसकी ब्लॉकेज मत रखिए। हाँ, कि बस मेहनत और मुश्किल से ही पैसा आएगा, वो ब्लॉकेज मत रखिए जी आप। जी। और कभी कभी अपॉर्चुनिटी आती भी है, लोग प्रेजेंट ही नहीं उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि वो परेशान हैं, दुखी हैं लाइफ को लेकर। तो ये समझिए कि आपको अगर पैसे इनवाइट करने हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैसे आते हैं ये एटीट्यूड के साथ मत लीजिए, ये तो बहुत कम है, इससे क्या होगा मेरा। पैसे को खुशी खुशी वेलकम कीजिए, कितना भी हो। भले किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया और आपको गिफ्ट पसंद नहीं आई ना, मनी की एनर्जी को नकारिए नहीं, उसने तो पैसे खर्च किए होंगे। तो आप जब उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं ना, उस इंसान को ब्लेस कीजिए और मनी को ज़रूर बोलिए थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए, मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूँ, मैं आभारी हूँ तुम मेरे लाइफ में आए हो। मनी को ब्लेस करके स्पेंड कीजिए। अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि वो बिल्स पे करने के टाइम बहुत दुखी होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि इतना कुछ है, फिर से एक और बिल आ गया, मोबाइल बिल आ गया, बिजली का बिल हो गया। तो बिल पे करने के टाइम भी आपकी फीलिंग क्या है, पैसा उसी फीलिंग से आएगा लाइफ में वापस। फीलिंग अच्छी रखिए, ब्लेस कीजिए।
और एक सिंपल चीज समझिए, अगर पैसा एनर्जी है तो एनर्जी के कुछ नियम है। एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, एनर्जी फॉर्म चेंज करती है। ओके। तो अगर एनर्जी कैन चेंज फॉर्म ना, तो फिर आज आपकी लाइफ में अगर पैसा कम है, सिचुएशन चेंज हो सकती है। राइट। और जब आप पैसा देते हैं, एनर्जी के इस नियम को याद रखिए, एनर्जी हमेशा सर्कुलेशन में होना चाहिए। अगर एनर्जी सर्कुलेट नहीं होती है तो वो स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। ओके। तो पैसा भी ऐसा है, आप जितना निकालेंगे देंगे उतना ही आने वाला है, या शायद उससे ज्यादा आएगा। आप रास्ता खोल देते हैं पैसे को वापस लाने के लिए, पर जो लोग पैसे स्पेंड करने में बहुत दिक्कत फील करते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं, उनके पास पैसा इतना आता भी नहीं है। और आएगा तो भी वो उतना एंजॉय नहीं कर पाते, पैसे को यूज नहीं कर पाते। कभी कभी आता है पर आपकी मनी वाइब्रेशन से ज्यादा आ गया। जैसे कि सपोज आपके पास नॉर्मली 50,000 आते हैं, एक बार कुछ हो गया 1 लाख आ गई, लेकिन आपकी मनी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव नहीं है, फीलिंग्स इतने पॉजिटिव नहीं है ना, 1 लाख आया भी तो आप बचा नहीं पाएंगे कुछ, आपके या तो खर्च हो जाएंगे और वापस आप 50,000 पे आ जाएंगे। ओके। तो बेसिकली मनी फीलिंग्स पे काम कीजिए। नंबर 1, फीलिंग पहचानिए आपके अंदर के। दूसरा, तो मनी के बारे में आप किस तरह से बात करते हैं लोगों से। कई लोग ऐसे कहते हैं, अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, नहीं कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो भिखारी हैं, आप राजा हैं, हम भिखारी हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड में ना वो ह्यूमर नहीं है तो आप ऐसे बोल रहे हैं, वो तो ले लेता है, आपको लगता है कि ये बोलने से मजा आ रहा है, सब हंस रहे हैं, अब मत बोलिए। वो सबकॉन्शियस माइंड बोल देता है तथास्तु। हाँ, ऐसा हो रहा है लोगों के साथ। तो ऐसा भी मत कीजिए। और तीसरी चीज, तो मनी को एनर्जी के तौर पर देखना शुरू कीजिए। समझिए, एनर्जी को समझिए। एनर्जी जितना सर्कुलेट होता है उतना, जैसे कि आपको अगर मुंह धोना है, आपके पास सामने एक स्विमिंग पूल है और आपके आसपास एक नदी है, आप मुंह धोने कहाँ जाएंगे? नदी में, क्योंकि पानी कंटिन्यूसली बह रहा है, फ्रेश वाटर तो वहां है। राइट। तो अगर पैसा खर्च होगा तभी तो आएगा। एनर्जी के इसी नियम को ध्यान में रखिए। हाँ, मतलब जिस तरीके से फ्लो होता है एनर्जी, उस तरीके से रिटर्न होती है। और अगर पैसे नहीं है, सच में कोई बड़ी चीज लेनी है, तो लोग कहते हैं डॉक्टर बुरा लग रहा है, क्या करूं इस फीलिंग का कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे घर लेना है, पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? विजुअलाइज कीजिए, ये सोचिए कि आप घर खरीद रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी इमेजिनेशन को सच मानता है। राइट। रोज इमेजिन कीजिए, 1 से 2 मिनट ही उस थॉट को रखिए कि मैं अपने नए घर में हूँ। ओहो, देखिए कैसा आप उसको एक पिक्चर देते हैं ना, वो आपको उन्हीं जगह लेके जाएगा जहाँ पे आप पैसे सही से कमा सकेंगे, ताकि आप अपने इस गोल को पूरा कर पाओ। हाँ, राइट। वो तो मैंने सुना है कि जब आप इस तरीके से सोचते हैं ना, तो पूरी कायनात वो विश पूरे करने के लिए लग जाती है उसमें, और आपको रास्ते ऑटोमेटिकली मिलने शुरू होते हैं। बेसिकली अगर आपको बुरा लगते रहता है, ये बुरी फीलिंग से मनी वाइब्रेशन अच्छी नहीं जाएगी। तो फीलिंग को चेंज करने के लिए लिस्ट बनाइए अपने गोल्स की, और क्लियर रहिए पैसे से आपको करना क्या है। क्योंकि विजुअलाइज आप सही से तभी कर पाएंगे ना जब आपका एक पर्पस हो पैसे के पीछे। अब जैसे कि कोई पहचान ले कि मुझे घर चाहिए, तो वो अच्छे से उस घर को विजुअलाइज कर सकता है। राइट। किन लोगों की प्रॉब्लम है, पैसे कहते हैं डॉक्टर मुझे 2 करोड़ चाहिए, क्या करेंगे आप 2 करोड़ से? वो तो सोचा नहीं है। हाँ, बट चाहिए, सोचेंगे तो उससे पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप क्लियर सीरियस ही नहीं है। राइट, आप सीरियस नहीं है। वेरी ट्रू। तो कहीं ना कहीं अपने इमेजिनेशन को वहां लेके जाइए, पहले वहां लेके जाएंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आने के लिए रास्ता निकालेगा। ये तो मैंने बेसिक जो है ना कॉमन प्रॉब्लम्स है, कॉमन इश्यूज है, उसके बारे में आपसे डिस्कशन किया है। एक होओपोनोपोनो, जिसके बारे में आप बहुत डिस्कस करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली होओपोनोपोनो एक हवाइन वर्ड है, उसका अर्थ है कुछ चेंज करना, कुछ निकालना। मुझे 10-15 मिनट थोड़ी मेहनत करने पड़ी। ये होओपोनोपोनो बोलने के लिए आपने सही बोला। होओपोनोपोनो में ऑब्वियसली हो एक वर्ड है और पोनोपोनो शायद इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 बार आ रहा है पोनोपोनो। एक्चुअली हो मतलब टू इंग्लिश में, और पोनोपोनो यानी चेंज करना। सो टू चेंज, टू ट्रांसफॉर्म, यही एक्चुअली होपोनोपोनो का अर्थ है। तो ये फिलॉसफी जो है वो स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बेस्ड है, कि आपके लाइफ में जो हो रहा है ना, शायद आपका फॉल्ट नहीं है लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। तो सपोजिंग आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप चाहते थे कि गलत हो,
राइट, बट फिर भी हो रहा उसके है। पीछे कोई वजह है, और वो वजह आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। तो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कन्विंस करें कि वो लेट गो करे? होपोनोपोनो में हम अक्सर ये देखते हैं कि हम फोर्स को ना यूज करके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़कर उस रिलीज को चालू करें। कौन सी रिलीज? कि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव मेमोरीज है, उनकी एनर्जी को निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हम ये मानते हैं कि हमारा काम है कि हम अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को पहचानें और उन फीलिंग्स को सबकॉन्शियस माइंड के पास लेकर जाएं और कहें, देखिए अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो फीलिंग क्या है? फीलिंग यह है कि मैं अनवर्दी हूँ, मतलब मुझे तो कुछ नहीं आता, वो फीलिंग है। उस फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड के पास लेकर जाइए और उसके लिए जिम्मेदारी उठाइए कि मैं नहीं जानता ये फीलिंग हमारे अंदर कहाँ से आई है, लेकिन आ गई है, उसको निकालना चाहिए हमें। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने जैसे पहले डिस्कस किया, हमने सारी इंफॉर्मेशन अंदर डाली है, राइट, जिस तरह से हमने देखा, सुना, महसूस किया, सबकॉन्शियस माइंड तो उसका सिर्फ इफेक्ट भोग रहा है। राइट, तो अगर मुझे आज अपने लाइफ में पैसों की कमी फील हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो उसका और भी गहरा फीलिंग है, एक लैक की फीलिंग है। तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है उस फीलिंग से सबकॉन्शियस माइंड को निकालना। और जब तक कि आप और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक साथ नहीं जुड़ेंगे, आप अपने हायर सेल्फ पर कभी नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो प्रोसेस है होपोनोपोनो का, उसको एक क्लीनिंग प्रोसेस मांगते हैं। आप अपनी एनर्जी की क्लीनिंग करो अपने नेगेटिव फीलिंग पर काम करके। नेगेटिव फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड के पास लेकर जाइए और धीरे धीरे करके उसको कन्विंस कीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसको आभार व्यक्त कीजिए। क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए तो आपका शरीर ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, राइट? तो अगर किसी को जानना है कि उनके थॉट्स पास्ट में कैसे थे, आज अपने बॉडी में देखिए क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट के थॉट से आया है। और अगर आपको जानना है कुछ साल बाद, 10-15 साल बाद आपकी हेल्थ कैसे होगी, आज के थॉट्स को एग्जामिन कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं? वैसे ही 15 ईयर्स के बाद, 10-15 ईयर्स के बाद वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ये आयुर्वेदा में भी हम सीखते हैं। तो उसी प्रकार से होपोनोपोनो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वो आपको अपने कार्मिक डेट से निकलने के लिए आई है। ओके, तो इसीलिए आप उस प्रॉब्लम के सामने आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेकर आना है, उसकी क्लीनिंग करनी है, अपनी एनर्जी को शुद्ध करना है। और इसमें कुछ क्लीनिंग वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यानी फॉरगिवनेस की एनर्जी रिपेंटेंसी, पछतावे की एनर्जी है, राइट, प्यार की एनर्जी और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी। वो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें तो सबकॉन्शियस माइंड ना जानता है कौन सी मेमोरीज आपके आज के प्रॉब्लम को लेकर आई हैं, वो उन मेमोरीज को निकालेगा। और जब ये प्रोसेस में सबकॉन्शियस माइंड हमारा साथ देने लगता है ना, हमको बेटर फील होने लगता है। आप नोटिस करोगे कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं होपोनोपोनो, धीरे धीरे करके, भले प्रॉब्लम चेंज नहीं हुआ, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आपको पीसफुल लग रहा है। तो जब लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले कि होपोनोपोनो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक ही तरीका है, आपकी फीलिंग्स बदलनी चाहिए। ओके, फीलिंग बदलना यानी होपोनोपोनो काम डिवाइन कर रहा है। एनर्जी ने आपकी फीलिंग को लिया, आपकी एनर्जी को बदल के आपको फ्रेश एनर्जी मिलती है। तो एक्चुअली इसमें एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, इन डेप्थ अंदर उसकी कॉन्सेप्ट है ये कि भगवान तो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम अपने अंदर के अवचेतन मन के साथ काम नहीं करेंगे ना, तब तक कि आप अपने उस डिवाइन सेल्फ से जुड़ नहीं पाएंगे। तो होपोनोपोनो का इनर चाइल्ड थेरेपी से भी कोई रिलेशन है? जी, क्योंकि इनर चाइल्ड जो कॉन्सेप्ट है कि सबकॉन्शियस माइंड को ना मदद की जरूरत है, तो होपोनोपोनो में भी हम सबकॉन्शियस माइंड को एक चाइल्ड की तरह, एक बच्चे की तरह देखते हैं। तो इसीलिए इसमें भी हम होपोनोपोनो में भी एक इनर चाइल्ड मेडिटेशन जैसे कर सकते हैं, जिसमें हम अपने बचपन को याद करके हम अपने आप को एक अपने पास्ट की तरफ देखकर, जैसे कि मेरे बचपन में मैं कैसे लगती थी, 6-7 साल की थी, उस उम्र में, उस उम्र की चित्र आपके माइंड में क्या आती है, उस चित्र को आने दीजिए, उस बच्चे के साथ जुड़िए और उस बच्चे को कहिए कि हमें गुस्सा नहीं रखना है, कि जो भी वजह है जिस वजह से आज तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर इतना गुस्सा है, हमारे अंदर इतने फेलियर की भावना है, उसको हमें निकालना है, वो जो अकेलापन है हमको उसको निकालना है। तो इसीलिए आप बच्चे से माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप बच्चे से बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा नहीं छोड़ रहा ना,
सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी को नहीं छोड़ रहा है, राइट, डिवाइन तो रेडी है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर एक हिस्सा है जो नहीं छोड़ सकता, उसको समझ नहीं आ रही है वो क्या करे। तो आप एक माता पिता की तरह उसको राह दिखा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं। तो एक्चुअली सेल्फ लव, ये जो कॉन्सेप्ट है वो होपोनोपोनो की क्लीनिंग प्रोसेस में उभर के आती है। ओके, तो आप नोटिस करो जहाँ पे भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है ना, आप हैं, आपकी सास, आपका बॉस, आपका पति, आपकी पत्नी, आप कॉमन फैक्टर है। आप कॉमन फैक्टर है, राइट। इसमें ये इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं ही बुरी हूँ, इसका मतलब ये है प्रॉब्लम आपके अंदर से आई है। गुड न्यूज़ ये है कि आप काम करेंगे अपनी एनर्जी पे तो उसको करेक्ट कर सकते हो, तो फीलिंग्स चेंज होंगी ना, तो चेंजेस होते हैं आपके चेंजेस आस। होते हैं, राइट, राइट। आपको बस थोड़ा उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो यही एक्चुअली हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे उपंग यही तो कह रहे हैं, यद भवम तद भवति, जैसे आपकी भावना वैसे ही आपके लाइफ में आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट, जैसी आपकी सोच है, ओवरऑल इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू ओनली। करेक्ट। एंड दूसरा ये है कि जैसे अभी जैसे चाइल्ड थेरेपी की बात की अपन ने, बचपन या चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमास या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो एडल्टहुड को इफेक्ट कर सकते हैं। जी, करते हैं, और कई बार उनका एहसास रह जाता है। तो उस एहसास में इतनी ताकत होती है कि वो आपके आज को, आपके सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है और आप कॉन्शियस हैं कि ये हुआ है, तो या तो आप एक्सटर्नल हेल्प लीजिए, थेरेपी लेने के लिए आप रेडी हुई। अगर फिर भी आप रेडी नहीं हैं और आपको हेल्प लेने की अभी भी आप उस एटीट्यूड में नहीं हैं, या आप अभी पॉसिबल नहीं है आपके लिए लेना, तो याद रखिए आप अपने आप के साथ भी इसे कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। बस आपकी विल होनी चाहिए। क्या करना क्या है आपको, जो कुछ भी गलत हुआ उसको पेपर पे लिखिए, क्योंकि जितना पेपर पे आएगा उतना आपकी फीलिंग्स पेपर पे आएंगी। आप जैसे ही पेपर पे कुछ लिखते हैं तो अभी आपकी और इस फीलिंग के बीच में एक सेपरेशन आ गई, तो आप नोटिस करोगे कि आपको महसूस होगा कि ये आपकी आइडेंटिटी जिंदगी भर रहना जरूरी नहीं है, ये आपसे अलग भी हो सकती है। तो ब्रेन के लिए एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज होता है अगर आप अपने फीलिंग्स को व्यक्त करें। ओके, तो ऐसा करने के बाद अपने पास्ट में अगर आप कंफर्टेबल हैं जाना, तो उसके बारे में सोचिए कि वो क्यों हुआ। आपको हमेशा एक जवाब आएगा कि मैं नहीं जानती थी उस समय मैं क्या करूं, या शायद मेरे आसपास लोग नहीं जानते थे वो क्या करें, उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। तो आपको उल्टा सबके लिए एक फीलिंग आएगी कि देखिए वो भी अवेयर नहीं थे, मैं भी अवेयर नहीं थी, तो हमें अब इसको लेट गो करना है और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और अगर आप अगेन अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्टिव रखते हुए इसके बारे में सोचें, कॉन्टेम्पलेट करें, आपको एहसास होगा वो हुआ ताकि आज आप अपने ऊपर काम करो, शायद आपकी कार्मिक क्लेंजिंग के लिए हुआ। अगर उसको इस तरह से देखेंगे तो भगवान का और ईश्वर की और मिठास फील होगी आपको ऐसा लगेगा ना कि आप अकेले नहीं हैं। और लोगों से बात कीजिए, अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है किसी से आप बात कर सकें, उनका पर्सपेक्टिव जिस पर आपको विश्वास है, राइट, उसका पर्सपेक्टिव भी एक लेंगे, उसमें भी लोगों की हेल्प हो जाती है। सप्रेस मत कीजिए, या तो किसी से बात कीजिए या तो पेपर पर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, और रोज रात सोने के पहले ना इन फीलिंग्स को दे दीजिए भगवान को। राइट, मतलब सोने के पहले आप जो चीज़ें करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इम्पैक्ट, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली सबसे ज़्यादा उस टाइम एक्टिव रहता है। तो बच्चे भी अगर सोते टाइम है उस टाइम अगर कुछ अफर्मेशन देते हैं वो जल्दी पहुंचती है, आप सोते टाइम कुछ करते हो तो भी जल्दी पहुंचती है। अभी जैसे अभी आपने भगवान की बात की है, तो आप भगवान को मानते तो ही हो, तो एक्चुअल में भगवान क्या है? एहसास है मेरे लिए, जो ऊर्जा है, जो फीलिंग है, वो जैसे इन सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा की फीलिंग है, उनसे जुड़कर जो फीलिंग आती है। कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपको सिर्फ भगवान को एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, अब जैसे कि आपने किसी को खो दिया, वो तो आपके जीवन से निकल गया, लेकिन उस समय क्योंकि आप अपने आप से, अपने अंदर की ईश्वर से जुड़े हुए हैं ना, आपको अंदर एक फीलिंग आती है कि आपके लिए कोई है, कि आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। तो आप उस फीलिंग के साथ चलकर उस सिचुएशन में गिव अप नहीं करेंगे या अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोएंगे। तो गौतम बुद्ध से पूछा गया ये कि
भगवान क्या है, इनफैक्ट क्या भगवान है? उनका जवाब था कि जो चीज़ समझ में नहीं आती उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा, उसको महसूस करना चाहिए। ओके। तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर वो है जो मन से आप नहीं समझ सकते और शब्दों से आप नहीं समझा सकते, तो मैं आपको क्या समझाऊंगा। ओहो, राइट। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आप ये समझिए कि आप वही हैं जहाँ से आप आए हैं, पर आप क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी से आते हैं, आपके एक अवचेतन मन है, आपके माइंड में बहुत कुछ चलता है, वो मन जो है ना वो आपको ईश्वर से कनेक्ट करने नहीं देता है। तो ईश्वर क्या है? जैसे गौतम बुद्धा ने कहा था उस आदमी से, ईश्वर वही है जिस तरह से आप अपने जीवन को जीते हैं। तो अगर आपको पता है कि मेरे ये मूल्य हैं, मेरे ये मॉरल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि प्यार हो गया, सत्य हो गया, तो अगर आप इन वैल्यूज़ को पकड़ के चलते हैं तो आपको ईश्वर का एहसास होगा। और बेसिकली एक सिंपल तरीका है, अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है डिवाइन पावर को, थोड़ा मौन में बैठिए, शांति को महसूस कीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ईश्वर को समझना तो पॉसिबल नहीं है, पर जब एक्सपीरियंस करने की चाह होती है, यर्निंग होती है कि मुझे करना है ना, तो ज़रूर एहसास आता है। वो यर्निंग बहुत ज़रूरी है। और समय निकालिए, ईश्वर के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। और आप जब मौन में बैठते हैं और सिंसियरली बैठते हैं, कुछ समय देते हैं ना, तो उस मौन में आप तो ईश्वर को सुनते हैं। मैंने ये महसूस किया है, आपको लगता है कि कोई आपको कुछ कह रहा है, एक फीलिंग से आती, फीलिंग के तौर पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो मैंने नोटिस किया है कि मौन में बैठना, साइलेंस में बैठना आपको फील कराता है कि ईश्वर भी आपको सुन रहा है। ओके, राइट। मतलब आप उस थ्रू ईश्वर तक पहुंच सकते हो। ये तो कभी ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर सुन भी रहे हैं क्या, बट जब आप उस मौन के डेप्थ में जाते हैं ना, आपको सेटिस्फैक्शन आती है, राइट, कि ये बात ईश्वर तक पहुंच गई। तो वो सेटिस्फैक्शन कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे लिए मेरे वो साथ में है, मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान मेरे है। लिए वो स्पिरिचुअलिटी है। राइट। तो जिस तरीके से गौतम बुद्धा ने कहा और उनसे हम ये सीख सकते हैं कि ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, उस तरीके से हम भगवान श्री राम, कृष्ण या भगवान महावीर से कुछ सीख सकते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स। जी बिल्कुल। मुझे लगता है जो भी अवतार आए वो यही सिखा के गए कि दूसरों के लिए जीने में आपको जो खुशी मिलेगी वो किसी और चीज़ में नहीं है। यानी कि हमेशा ना अपना स्वार्थ देखना, वो एक टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपना अच्छा हमेशा पहले देखते हैं। लेकिन देखिए भगवान राम को, उन्होंने अपने पिता का मान रखने के लिए खुद को इतने कठिनाइयों से राइट, लेकिन उन्होंने अपना नेचर चेंज नहीं किया, वैसे ही दयालु रहे, वैसे ही मुस्कुराते रहे, वैसे ही लोगों की मदद की। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन अच्छी नहीं थी तो वो भी बदल गए, उन पर कुछ असर नहीं पड़ा, तब आज भगवान है वो। इसीलिए वो आज, इसीलिए उन्हें उनकी गुणों की वजह से उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। तो अपना नेचर चेंज नहीं करना, सिचुएशन के हिसाब से नहीं चेंज करना है अपने नेचर को। राइट, ये एक टेंडेंसी है जो हम भगवान राम से सीख सकते हैं, कैसे हम इस पे ओवरकम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण तो ऐसे भगवान है जिन्होंने खुद के लिए कोई राज्य नहीं रखा, फिर भी दिलों में राज किया। तो उन्होंने देखिए कैसे जीवन भर ये दिखाया कि आप दूसरों के लिए जीते हैं तो कैसे आप बड़े बन सकते हैं, आप भगवान बन सकते हैं। राइट। तो वो एक खास बात है। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जब कोई अवतार आता है वो आपको सबसे पहले ये समझा रहा है कि अगर आप ईश्वर को पकड़े रखते हैं अपने अंदर, उसकी खोज करना बंद नहीं करते, तो फिर ईश्वर आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। डोंट लूज दैट फेथ। आपकी जो यर्निंग है ना, उसको लूज मत कीजिए। भक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। हर बार हम, है ना, कहते हैं ना, हम पैसों के लिए रोते हैं, हम रिश्तों के लिए रोते हैं, भगवान के लिए कब रोए हैं? कब हमारी प्रार्थना और आंसू निकले हैं कि सिर्फ कि मुझे तुम्हारा एहसास चाहिए, तुम्हारे होने के लिए? कब हमने थैंक यू प्रेयर में आंसू बहाए हैं? ऐसा कितनी बार हो। तो जब लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान नहीं सुन रहा, यूनिवर्स तो मेरी कुछ नहीं कर रहा, मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि कभी कभी बिना स्वार्थ के आप प्रे करके तो देखिए, वो सुनता है, जरूर सुनेगा। वहां तक आवाज पहुंचती है और वो जो आवाज पहुंचती है बहुत स्ट्रांगली काम करती है। क्योंकि देखिए ना, देखा जाए तो हर चीज का एक कॉज है।
तो आपकी लाइफ में ये समझिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है उसका भी कॉज है, राइट। बट ईश्वर तो उस कॉज से भी बड़ा है। कोई भी वजह हो आपकी लाइफ में, हमारे जो ग्रंथ हैं, इतने सारी स्टोरीज हैं कि कैसे लोगों ने बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार किया क्योंकि भगवान पर विश्वास था। तो आपके नवग्रह भी आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? जो भगवान के अनुग्रह है। लोग हमेशा कहते हैं मुझे कहा गया है ये आपकी डेस्टिनी में नहीं है, आपकी शादी सफल नहीं होगी, तो मुझे शादी करनी है। तो ऐसे में क्या कहें उनसे? मैं तो उनसे यही कहती हूँ कि देखिए, हम तो भगवान पर विश्वास करके अच्छे थॉट्स रखेंगे, और हाँ, आप अपने माइंड पावर पर इस तरह काम कर सकते हैं कि जो आपको चाहिए आपके लाइफ में आएगा, लेकिन उसे बनाए रखना ईश्वर की ग्रेस से होने वाला है। तो आप किसी और की मत सुनिए। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना, तो ईश्वर से मांगने का आपको हक है, लेकिन डिमांड कीजिए, कमांड मत कीजिए भगवान का। ऐसा Right. नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया, आज नहीं दिया Order तो मत भगवान से दीजिए। रिश्ता टूट गया मेरा। राइट राइट। और ये जो आपने एक कहा ना ईश्वर भगवान के बारे में, कि भगवान सबसे पहले उनकी जो स्पेशलिटी है कि वो देने में खुशी रखता है। हम अगर अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक छोटी सी चीज़ अगर सोचते हैं, जैसे अगर हम मॉल में पिज़्ज़ा खाने चले गए और हम 400 रुपये का पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तो उसमें जो खुशी नहीं होगी, अगर वो 400 रुपये का पिज़्ज़ा या 400 रुपये से हम किसी और को खिलाते हैं और उसके चेहरे पे जो स्माइल आएगी ना, तो मुझे लगता है वो हमने जो खाया है उससे कई गुना ज़्यादा खुशी देती है। तो ये चीज़ में तो मैं बिलीव करता हूँ कि देने में जो खुशी है वो लेने में नहीं है, दूसरों के लिए करने में जो खुशी है वो खुद के लिए करने में नहीं है। दैट इज़ तो आई 100% बिलीव। करिश्मा, आपने एक एक पॉइंट का जवाब बहुत ही सटीक, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिया है और बहुत इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हर आम आदमी आराम से समझ सके। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो डेप्थ और जो नॉलेज आज आपको है, वो अगर 15 साल पहले आपके पास होता तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते? आई थिंक ज़्यादा माइंडफुल रहती और एक्शन ज़्यादा लेती। ओके। कभी कभी आपकी थॉट्स ना आपको एक्शन नहीं लेने देते। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर जो मैं आज हूँ वो मैं बहुत पहले 20-25 साल पहले जो आज फील करती वो फील करती, तो शायद मैं ज़्यादा एक्शन लेती, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करती, और शायद ज़्यादा लोगों के दिल में एक जगह बनाती। क्योंकि देखिए, लाइफ में ना आप क्या फीलिंग छोड़ते हैं किसी के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना आपके लाइफ को पर्पस और मीनिंग मिलता है जब आप किसी और के चेहरे पे खुशी देखते हैं। राइट। तो मैं सोचती हूँ इतने साल वेस्ट हो गए जब कंप्लेन के साथ बैठ गई, ये सोचती कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कई बार लोगों को बेटर फील करा सकती थी मैं, राइट। बट तब मैंने इन चीज़ों की अहमियत नहीं समझी। आज समझती हूँ तो ऐसे लगता है कि हर मोमेंट ना पूरे दिल से जीना है। हाँ, मतलब जब हमको ये समझ में आता है कि लाइफ की जो खुशी है या तकलीफ है वो अपने माइंडसेट और अपने ऊपर डिपेंड है, वी आर द कॉज फॉर एवरीथिंग, तो जब ये समझ में आ जाता है तो जिंदगी एक अलग लेवल पे चली जाती है। आपके तो घर में आपको सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। राइट, 101%। ये भी आपकी जिम्मेदारी है ना आपके घर वालों के प्रति, उनको खुश रखिए। राइट। ये मत सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं मेरे, ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। हम बेस्ट क्या कर, क्योंकि फिर ना आप उनसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा निकालेंगे, लेकिन आपको जो खुशी होगी वो अलग लेवल की होगी, अलग लेवल पे, डेफिनेटली। और आपकी घर से चालू होनी चाहिए। यस, 101%। और वहाँ पे जो खुशी फील होती है वो अलग ही खुशी होती है। जी। मुझे लगता है हम लोगों ने हर एक पॉइंट पे बहुत डेप्थ के साथ में बहुत डीपली बातें की है और आपने बहुत अच्छे तरीके से हर एक बात का एक्सप्लेनेशन दिया है। बहुत ही अच्छा Thank you so कन्वर्जेशन much. था, ऐसे तो मुझे लगता है 4 घंटे भी कम पड़ जाए, इतनी अच्छी बातें चल रही बहुत थी। अच्छा लगा, बट बहुत अच्छा कन्वर्जेशन था एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे Thank शो में you, आए, आपने thank इतनी you, सारी thank you. इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।